हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपके ग्रुप वन की पेपर अच्छे गए होंगे। अब काफी सारे बच्चों को इंतजार होगा सॉल्यूशंस का। आइए आपके लिए मैं ग्रुप वन अकाउंट्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये जो सॉल्यूशन वीडियो है बेटे, जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इसमें एक खास बात है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे आपको बहुत ही कम टाइम में, और फिर उसका सॉल्यूशन एग्जाम में विद प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। क्या कहा मैंने, किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंटेशन वाइज हमें करके आना चाहिए, वो सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर देंगे। बिल्कुल एक स्टूडेंट बन के कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से हमें प्रेजेंट करके आना चाहिए। आइए बेटा, तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटे, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं। बेटा ये आपका क्वेश्चन पेपर है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, जो 20 नंबर का है। और पहले से पता था आपको, मैं हमेशा बोलता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन तो सबसे पहले आता भी है और उसको करना भी सबसे पहले चाहिए, क्योंकि कम से कम टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा नंबर देता है। और फिर दूसरी बात क्या है कि एग्जाम में जो हमारा एक फियर फैक्टर आता है, कभी कभी क्या होता है कि जो होता है ना, जैसे हम लोग एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करने के पर्पज से कहीं टाइम का मिसमैनेज ना हो जाए, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका होता है सबसे पहले सबसे छोटे क्वेश्चन को उठाना। आइए AS1 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ये कंपलसरी है, 20 नंबर का। इसमें 4 पार्ट है, 5-5 नंबर के। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, ABCD 4 पार्ट है इसमें, जो आपको करने हैं। आइए जरा, ए, हर क्वेश्चन के अंदर दो दो पार्ट थे। नंबर 1, सबसे पहले तो इसी को देख लेते हैं जी। क्या, पीपी लिमिटेड। पीपी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है। उसने क्या किया, बाहर से लोन लिया। यूएस कंपनी है, डब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड। उससे लोन लिया कितने डॉलर का। सर डॉलर तो लिखे नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर 40,88,952 रुपीज बताए हुए हैं। बेटा रुपीज में तो कन्वर्ट करके बताया हुआ ना, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का। बिल्कुल AS11 का सीधा सीधा क्वेश्चन है। ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड किया गया था इतने रुपए में, इंडियन करेंसी में, तो ऑफ कोर्स उस डेट का डॉलर रेट अप्लाई किया गया होगा। हाँ सर, तो उस डेट का हमें डॉलर रेट अगर हमें बता दिया तो हमने सबसे पहले उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। इसके बाद क्या कहा, इसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया। कहते हैं कि ये जो है, जो एक्सचेंज रेट है, ये 31 मार्च 2021 को कितने का हो गया था, 73.6 का हो गया था। और जब रिकॉर्ड किया गया था तब कितने का हुआ था बेटे, 72 रुपीज का था उस टाइम पर। ठीक है। आइए जरा, मैं इसमें करना क्या है आप पहले ही देखो, लास्ट लाइन पढ़ो। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एंड आल्सो एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बेटा लोग इसने बता भी दिया कि भाई AS11 के अकॉर्डिंग दोनों केसेस का ट्रीटमेंट बताना है। तो सबसे पहले तो हम पहले वाले केस को डिस्कस करते हैं। ठीक है। केस नंबर 1। अच्छा, दूसरा केस भी पढ़ ले फटाफट से। आइए एक साथ हम फिर सॉल्यूशन वैसे करें जैसे एग्जाम में करना हो चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल प्राइवेट, ये जो पीपी लिमिटेड है, इसके जो डेटर्स हैं, डेटर्स बीआर दोनों मिला के ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं। हाँ जी, कह रहे हैं इसमें डेटर्स की बात मान लेते हैं। चलो जी, ट्रेड रिसीवेबल पीपी लिमिटेड के हैं। इसमें जो इंक्लूड है कितने हैं जी, प्रेक्षा लिमिटेड नाम का एक डेटर है जिसके 20,01,50,000 रुपए रिकॉर्ड किए गए थे। मतलब बेटे उस डेट को जो सेल हुई वो 20,01,50,000 रुपए की हुई, जिस डेट को उधार माल बेचा। और उस डेट का रेट हमें दे रखा है बेटे कितने का, $1 73.40 का था। और एक्सचेंज रेट बैलेंस शीट की डेट पर कितने का था, 31 मार्च 2021 का, $1 73.6 का था। मतलब बेटे डॉलर का रेट बढ़ गया था। बिल्कुल। क्वेश्चन में ओपनिंग वाला एक्सचेंज रेट भी दे रखा है, $1 कितने का, 74 रुपीज का। अब एक बात मैं छोटी सी आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। बच्चे को एग्जाम में यहाँ पर हो सकता है एक कंफ्यूजन आए, सर ये बताओ ये डॉलर का रेट ओपनिंग वाला क्यों दे रखा है। बेटे आप मुझे पहले एक क्वेश्चन का छोटा सा आंसर दे दो, छोटे से क्वेश्चन का, कि क्या यहाँ पर हमें बता रखा है कि सेल कब हुई। सर नहीं बता रखा। इसमें सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि डेटर में, क्लोजिंग डेटर में 20 लाख, सॉरी क्लोजिंग डेटर में शामिल है परीक्षा लिमिटेड, और उसके लिए जब सेल हुई थी तो रिकॉर्ड किया गया था 20,01,50,000 रुपए। बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन जो है दोनों बच्चों का सही है, जिन्होंने उस अजम्पशन को भी डाला है जो मैं बताने वाला हूं। आइए जरा बातें करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से पहले एक छोटा सा इसका ग्राफिकल एनालिसिस लो बेटे।
तो एग्जाम में क्या है बेटा, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हमें जो देना है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए एग्जाम में बेटा, सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैंने हमेशा बताया क्लास में कि पहले आप उसमें ये बात लिखो कि भाई ये वाली जो प्रॉब्लम है ये कौन से एएस से बिलोंग करती है। इस क्वेश्चन में तो बता रखा था एएस 11 से बिलोंग करती है, कहीं क्वेश्चन में नहीं बताया जाता, कोई बात नहीं, अपनी प्रेजेंटेशन हम लोग उसी तरह से लेके चलेंगे। सबसे पहली बात भाई, ये प्रॉब्लम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 से बिलोंग करती है, जिसका नाम ये है जी, द इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अब अगला जो पॉइंट है हमारा उसमें क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोविजन बताना। सेकंड हेडिंग हमारा किसका होता है हमेशा, प्रोविजन बताना। बेटा आपके सामने डेटर है और लॉन्ग टर्म लोन है, मतलब मैं कह सकता हूं आपके सामने इस क्वेश्चन में एक तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, मतलब करंट लायबिलिटी भी है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी है ना। तो बेटा आपको प्रोविजन में दोनों के बारे में बात लिखनी है ना। आइए जरा, एएस 11 का जो प्रोविजन है वो क्या कहता है। सबसे पहले हमारी इनिशियल जो रिकॉर्डिंग होगी वो किस पे होगी, हमेशा स्पॉट रेट पे एट द इनिशियल रिकॉग्निशन। बेटा ये प्रेजेंटेशन है, इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्यूशन देके आना चाहिए, ये मेरे हिसाब से सजेस्टेड आंसर आपके लिए बेटर है। देखिए एट द इनिशियल रिकॉग्निशन टाइम क्या, ऑल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, फॉरेन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द स्पॉट रेट। किस पे बेटा, स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट मतलब ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, दैट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन एट द सेम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का, है ना। वाइल जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है, मतलब बेटे ईयर एंड पर, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है इस प्रकार से, है ना। ईयर एंड पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को फिर फर्दर से रिवेलुएट करते हैं ना। हाँ जी, तो उसी की बात यहाँ पे बताई गई है एएस प्रोविजन में कि भाई अगर मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी आइटम मतलब अगर रिसीवेबल या पेबल है किसमें, फिक्स फॉरेन करेंसी में, तो इनको रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज किस पे किया जाता है, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर। सर अच्छा ठीक है, अगर नॉन मॉनेटरी है तो यहां पर बेटे अदर देन मॉनेटरी यानी कि नॉन मॉनेटरी, यानी जहां पर या तो फिक्स अमाउंट की दिक्कत होगी, है ना। आइए जरा, तो क्या कहते हैं इनको किस रेट पे रिकॉर्ड किया जाना है, कहते हैं ठीक है जी इनिशियली पे करेंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा देखिए जरा, बैलेंस शीट डेट पर, ठीक है, ओके, इन द सेम रेट, transaction date rate at which initially recorded the difference is transferred to foreign exchange rate। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ये तो जी हमने पहले प्रोविजन की बात की कि भैया एएस में इसके लिए क्या प्रोविजन लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और भी है बेटे, ये जो बात बताई थी हमने किसके अकॉर्डिंग बात बताई थी जरा, आईएफओ के। अब जो डिफरेंस है उसको कहां भेजेंगे जी, इस बात को भी तो हमें प्रोविजन बताना है कि जी डिफरेंस आएगा तो हम उसको कहां भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर मान लिया वो एनआईएफओ है, सर इंटर लेवल तक, सीए इंटर लेवल तक एनआईएफओ थोड़ा है बेटे, इंटर लेवल तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा बताया गया है। हाँ हमारे यहाँ फॉरेन जो ब्रांच है उसमें कुछ ना बोले तो उसमें आईएफओ मानते हैं, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन, और उसके अकॉर्डिंग पीएनएल में भेजते हैं। लेकिन हमें प्रोविजन तो एएस में पूरी बात बताते हैं ना, तो हमें अपने प्रोविजन को उसी तरह से बताना है। अदरवाइज क्या, इफ एनआईएफओ है तो डिफरेंस कहां भेजेंगे, बैलेंस शीट में, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स ट्रांजैक्शन डिफरेंस अकाउंट। बेटे इसका और भी कोई नाम रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है, बस सेंस इसकी सेम है ना। एनीवेज आइए जरा, अब है इन द गिवन केस। भाई इस वाले केस में क्या हो रखा है, बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ एएस 11 गिवन अबव, जो हमने अभी अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है जी, हाँ जी, तो अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट दोनों केसेस में इस प्रकार से होना चाहिए। ये बात हमें एग्जाम में इस तरह से प्रेजेंट करनी चाहिए बेटा, क्योंकि हम दोनों के लिए अलग अलग बार बार थोड़ा ना लिखेंगे, एक ही बार में प्रोविजन समझाया और दोनों केसेस के लिए सॉल्यूशन बताया। इन द गिवन केस जैसे पीपी लिमिटेड है, हाँ जी, क्या हुआ जी, अब इसको सॉल्यूशन को एग्जाम में प्रेजेंट करने से पहले जरा अपने दिमाग में तो फिट करें। देखो हो क्या रखा है, जो A1 है पहले वाला केस है बेटे, यहां पर लोन लिया गया था कहां पर, इतने रुपए का करंट ईयर में, ठीक है, और $1 का रेट कितना था, 72 का। पहले अपने दिमाग में तो सॉल्यूशन है ना, बेस रहेगा ना कैलकुलेशन का। आइए जरा, तो बेटे उसको अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करूं तो मैंने डिवाइड किया क्या, 40, क्या कहा, 40,88,952 रुपए का अमाउंट हमें बताया गया है ना। बेटे उस डेट का रेट क्या था हमारा, उस डेट का रेट था हमारा 72 रुपए का, यानी कि डिवाइड बाय 72, यानी कि उस डेट को जो हमने फॉरेन से लोन लिया था वो $56,791 का था, $56,791 का। बेटे डॉलर थोड़ा बढ़ गए होंगे, मतलब डॉलर थोड़ा बढ़ गए होंगे, डॉलर के रेट बढ़ गए होंगे, तो ईयर एंड पर हमें अपनी लायबिलिटी को रिवेलुएट करना है, और ईयर एंड पर रेट कितने का आ चुका है, 73.6 का।
मतलब 73.6 हो चुका है और ट्रांजैक्शन का रेट क्या था 72, यानी कि हमारा 1.60 का लायबिलिटी अमाउंट बढ़ गया है, ठीक है ना। तो 1.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये डिफरेंस आ जाएगा, राउंड ऑफ किया हमारा 90,866। नाउ व्हाट, भाई ये क्या हुआ, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, हाँ जी, तो हमारा क्या हुआ, लॉस जनरेट हो गया। क्लियर, ये तो बात रही इसकी। अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे जी, आइए जरा, आइए बेटा जी फटाफट से। पहला केस, आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि भैया पीपी लिमिटेड ने लिया था लोन, कितने का, फॉरेन कंपनी से जिसका नाम है डब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड, और ये ट्रांजैक्शन इनिशियली तो रिकॉर्ड की गई थी इस रेट से, ठीक है ना, और इतने रुपए पर। क्योंकि लोन फिक्स है, डिटरमाइंड अमाउंट है फॉरेन करेंसी में, और पेबल है, रिसीवेबल या पेबल होते तभी तो मॉनेटरी आइटम होता है। हैंस इट इज क्लियर कि भैया ये मॉनेटरी आइटम है। अच्छा, नेक्स्ट, हैंस एज पर AS 11 ये लोन जो है वो रिपे किया जाएगा बैलेंस शीट डेट पर, मतलब टू बी रिपोर्टेड किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा बैलेंस शीट डेट पर क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर। क्लोजिंग एक्सचेंज रेट क्या बेटा हमारा इस डेट का, $1 इज इक्वल टू 73.6 पैसा, ठीक है। इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ रिपोर्ट करेंगे हम लोग, P&L में। हम ये मानते हुए सॉल्यूशन दे रहे हैं, IFO बेटे इंटर लेवल तक कुछ ना बोले तो IFO माना जाता है, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है। इस बात को भी हम बाद में मेंशन कर देंगे सॉल्यूशन। आइए जरा, डिफरेंस हो गया बेटा, सेम वही चीज अपने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट, केस नंबर 2। अब जो हमारा केस नंबर 2 है जिसको अभी आपने पढ़ा, आइए जरा उसको भी थोड़ा ग्राफिकल वे में ले आते हैं ताकि आपका ना माइंड सेट हो जाए एक बार इसके बारे में। देखो बेटा, क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, ये हमारा ईयर है ना, ये हमारा ईयर है, और यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से ध्यान देखना बेटे, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। क्या सर, बेटे क्वेश्चन में हमने ये मानना है कि करंट ईयर में सेल हुई है और उसके रुपीज है कितने, 20,150 रुपए। दोबारा दिखाऊं क्वेश्चन आपको, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे के माइंड से क्वेश्चन उतर गया हो। देखो जरा, ये हमारा क्वेश्चन है जी, ट्रेड रिसीवेबल में शामिल है पीपी लिमिटेड के 20,150 रुपए, और उस डेट का डॉलर का रेट था $1 इज इक्वल टू 73.40 रुपीज। एक्सचेंज रेट जो है बैलेंस शीट डेट पर $1 इज इक्वल 73.6 है ना। अच्छा जी, चलो जी ठीक है, बढ़ गया सर, यहाँ पर भी 20 पैसे बढ़ गए। फिर ओपनिंग रेट क्यों दे रखा है, ऐसे नहीं, आइए जरा चलते हैं। लो बेटा जी ध्यान देना, बेटे ओपनिंग रेट दे रखा है $1 इज इक्वल टू 74 रुपीज, क्लोजिंग रेट है हमारे पास 73.6 पैसा, है ना। नेक्स्ट, बेटा यहाँ पर ना हमें सेल की डेट नहीं बता रखी है, आप ध्यान दो इस चीज पर। इस क्वेश्चन में कहीं भी सेल की डेट नहीं बता रखी है, इसलिए हमें पहले ना यहाँ पे आंसर दोनों तरह से देना पड़ेगा। क्या सर, जरा चेक करो, कहीं भी इस क्वेश्चन में क्या सेल की डेट बता रखी है, देखो जरा चेक करो, कहीं नहीं बता रखी है। बस इतना बता रखा है कि जिस डेट को सेल हुई उस डेट को रेट ये था, और यहां पर इस क्वेश्चन में बेटा ओपनिंग हमें रेट दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, ओपनिंग वाला रेट दे रखा है। अब सुनिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, लीजिए जी बेटा, यहां पर हमें कायदे से सॉल्यूशन किस तरह से देना चाहिए। पहले तो हमने बात को यहां पे मान लिया कि एज्यूमिंग कि भैया सेल इसी साल हुई थी, क्योंकि क्वेश्चन ने जो ओपनिंग रेट दे रखा है ना, उससे हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए या कुछ बच्चे ध्यान ना दे। क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है कि उसने रेट ऐसे दे रखा है, बेटे सेल की हमें डेट नहीं बता रखी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल पिछले साल हुई हो, उस डेट का रेट ये रहा हो और बाद में हमारा ये रेट हो गया हो। आप देखो नॉर्मल टेंडेंसी देखो, क्वेश्चन ने डेट नहीं बता रखी, ठीक है, हम दोनों तरह से आंसर देंगे एग्जाम में कि भाई मान लीजिए इसी साल सेल हुई है, 73.40 रुपीज के हिसाब से रेट है इसका। दूसरा आंसर भी देखे आएंगे, आइए पहले तरह इस आंसर को समझते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि करंट ईयर में सेल हुई तो 20,150 रुपए की अगर सेल है तो इस डेट पर जो रेट ये था $73 का, इसका मतलब डॉलर कितने रहे होंगे, पहले तो डॉलर निकालो, 27,250 डॉलर रहे होंगे, डिवाइड करके आप निकाल दोगे। फिर ईयर एंड पर हमारा रेट क्या है जी, 73.6 पैसे का। बेटे यहाँ पर यही डॉलर की अमाउंट थोड़ा ना बढ़ी है, हाँ रेट बढ़ा है, जिससे हमारी असेट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो हमारे जो डेटर है जो $27,250 के थे, बेटे 20 पैसे बढ़ गए हैं, बशर्ते हमने इसको करंट ईयर की सेल मानी, और तो हमारा इसका और इसका कंपैरिजन होगा।
हमारा 20 पैसे का रेट बढ़ गया, डेटर बढ़ गए जी, और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया। डन। चलिए जी, मैं पहले इसी बेस पर आंसर में बात करता हूं, इस चीज को हमें एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। लिखिए, देखिए, और ये सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना, या व्हाट्सएप कर दोगे नंबर पे तो भी वहां पे सॉल्यूशन आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। हाँ जी, इन द ट्रेड रिसीवेबल पीपी लिमिटेड देयर इज ए फॉरेन डेटर, नाम क्या है उनका जी, प्रेक्षा लिमिटेड। इनिशियली सच डेटर इनिशियली स्टार्टिंग में, है ना, इस डेटर को रिकॉर्ड किया गया था, वाज रिकॉर्डेड यूजिंग द स्पॉट रेट, और वो रेट कितने का था जी, 73.40 का। अमाउंट कितनी है जी, इतने रुपए की। एग्जाम में आप सॉल्यूशन जो परोस रहे हो एग्जामिनर को, बेटे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जितना रहेगा ना प्रेजेंटेशन वाइज, उतने अच्छे नंबर आते हैं। सही और गलत की तो रेस ही नहीं है, सही और बहुत सही की रेस है, मैंने आपसे कई बार कहा क्लास में। आइए जरा, सिंस डेटर जो है जिससे फ्रॉम विच वी शैल रिसीव ए फिक्स डिटरमिनेबल अमाउंट, क्या अमाउंट है ना, इन फॉरेन करेंसी, कितने मिलेंगे बेटे बताओ, 27,250। हेंस इट इज क्लियर दैट इट इज ए मॉनेटरी आइटम, क्योंकि रिसीवेबल है, फिक्स डिटरमिनेबल अमाउंट है ना, फॉरेन करेंसी में। सो एट द बैलेंस शीट डेट सच डेटास आर टू बी रिपोर्टेड एट क्लोजिंग रेट, मॉनेटरी आइटम। नेक्स्ट, तो भाई जो डिफरेंस आएगा वो रिपोर्ट कहां किया जाएगा, पीएनएल में। ध्यान रखना, हम ये मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, ये आईएफओ है। आइए बेटा, 27,250 है, और रेट का इंक्रीजमेंट हो गया कितना, 5450 रुपए। 5450 रुपए का डिफरेंस है जी, 73.6 हो गया है, पहले 73.40 था। ये माना गया है कि सेल्स ट्रांजैक्शन जो है वो करंट ईयर में हुई है, इस बात को भी बता देना चाहिए, ठीक है ना। और ये डिफरेंस कहां जाएगा जी, पीएनएल, ठीक है। आइए सर, अगर मान लिया क्या, अगर मान लिया आपने सेल पिछले साल की मान ली, तो बेटे कॉमन सेंस सोचो जरा, इस बात को भी एग्जाम में हमें बता के आना चाहिए बेटे, पूरा काम करने के पूरे नंबर। और मैं तो कहता हूँ ये इसमें तो नंबर छोड़नी नहीं चाहिए, ये तो सबसे ज्यादा बहुत ही अच्छा आपके लिए प्लस पॉइंट है। देखिए बेटे, अगर मैं इसको पिछले साल की सेल मानूं, 2 मिनट के लिए सोचो बेटे सारे बच्चे जरा, तो मैं ये मानूं कि पिछले साल जब सेल रिकॉर्ड हुई होगी तो 1 अप्रैल से पहले रिकॉर्ड हुई होगी कि नहीं हुई होगी, बिल्कुल सर। और 1 अप्रैल का डेट का रेट अगर हमें दे रखा है, तो बेटे एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में भी देयर, हमें देके आना चाहिए, तभी तो चार्टर्डनेस है। यहाँ का जो डेटर है वो रिकॉर्ड किया गया था 73.6 पर, फिर ये 73.4 सॉरी 73.4 यहाँ का नहीं, फिर ये इससे पहले का रेट रहा होगा, जिसको हमने पिछले साल की बैलेंस शीट में डेटर को अपडेट कर दिया होगा इस वाले रेट पर, 74 पर ले आए होंगे ऑलरेडी। तो यानी कि करंट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो करंट ईयर में 73.6 और इस 74 का कंपैरिजन होकर के तब डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। क्या कहा मैंने, अगर पिछले साल की ये सेल मानी जाएगी, अगर, क्योंकि डेट तो हमें दे नहीं रखी है, अगर हमने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में साथ साथ में ये भी दे दिया तो बहुत अच्छे हमने काम कर लिया, कि अगर ये सेल की डेट पिछले साल से बिलोंग करती है, तो इसका मतलब पिछले साल के डेटर्स को 74 पर अपडेट कर दिया गया होगा ऑलरेडी, और उसका डिफरेंस पिछले साल का पीएनएल में जा चुका होगा। अब जो फर्दर हमारा यहाँ पर अपडेशन हुआ होगा डेटर का करंट ईयर में, 74 और 73.6 के डिफरेंस से होगा जी। एनीवेज, आइए जरा यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं जी हम लोग, देखिए जरा, if we assume debtors are coming from the last year, ये भी एक सॉल्यूशन देना चाहिए हमें कायदे से। ओपनिंग डेट का अगर रेट दे रखा है, तो यार हमारे पास में एक चीज एक्स्ट्रा हमें नॉलेज है इस चीज की, कि हमें वो दे के आनी चाहिए वहां पर। If we assume the debtors are coming from the last year, as the date of sales not clear, hence opening rate is also available, then of course debtors have been reported in the last balance sheet at the rate of 74। और अगर वो डेटर अभी भी चले आ रहे हैं, भाई 90 डेज से ज्यादा होने पे एनपी हो जाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अगर मान ली डेटर अभी भी चले आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डेट ऑफ सेल जो है वो नहीं दे रखी, तो हम ये भी तो एक अल्टरनेटिव साथ साथ में देके आए। आइए जरा, एक बच्चा वो होगा जो सिर्फ 1 साल का आंसर देके आएगा, दूसरा बच्चा वो होगा जो दोनों चीजें देके आएगा, बेटे नंबर में डिफरेंस तो अपने आप हो जाना है। सो क्या कहते हैं, इफ सो, अगर ऐसा है, देन डिफरेंस विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर फॉर द करंट ईयर। तो भाई करंट ईयर का डिफरेंस फिर ये होगा 74 से घट करके 73.6 हो गया, यानी हमारे डेटास घटे, यानी कि हमारा लॉस हुआ, और हमारा तब वो पीएनएल में जाएगा, समझे कि नहीं।
आइए जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ए पार्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बेटा। लीजिए जी, आपके सामने अब स्क्रीन पे है बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी 1 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। अब देखो बेटे, इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या मतलब सर? अब मतलब ये है, पढ़ो जरा। एग्जामिनर मतलब इतना अच्छा पेपर इस बार इजी आया ना, पेपर तो हर बार इजी आता है, लेकिन कई बार ऐसा पेपर आ जाता है कि पास होके दिखा, वो वाला काम हो जाता है। और पास तो बेटे सबको ही हो जाते हैं अकाउंट्स में, स्कोरिंग पेपर है। देखिए जरा क्या कहता है, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, सिक्योरिटी प्रीमियम के, है ना, और क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों का बैलेंस। अब क्वेश्चन ने एक बात कही है, क्या कही है सर? क्वेश्चन ने ये कहा है कि भाई साहब इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 में, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस है इक्विटी शेयर कैपिटल का 35,60,000 का, उसमें शामिल है 60,000 इक्विटी शेयर्स। कौन से वाले? वो वाले 60,000 इक्विटी शेयर जो ग्रे लिमिटेड ने इशू किए थे पार पे। किस बात के लिए? भाई उनसे सप्लाई कराई थी हमने अपने लिए, हमारे पास ने, मतलब हमने उनसे मशीनरी खरीदी थी। यानी बेटे दो अकाउंट में इफेक्ट आएगा, एक तो मशीनरी अकाउंट में और एक इक्विटी शेयर कैपिटल के अकाउंट में। अगली बात देखना जरा, क्या कहता है क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च वाला, उसमें 50,000 का डिविडेंड भी शामिल है जी। हमने कौन से, हमने कोई जी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो यहाँ बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में नहीं दे रखा, अलग से बता दिया कि जी कोई इन्वेस्टमेंट है हमारे, वो हम असेट साइड आपको दे नहीं रहे हैं क्वेश्चन में, एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो जी उनसे डिविडेंड आया। अब वो डिविडेंड जो आया वो हमारी इनकम है कि नहीं है? बिल्कुल है, और हमने उसको पेन में डाल रखा है जी। बेटे ओपनिंग बैलेंस 20 लाख में शामिल है क्या? नहीं। क्लोजिंग वाले 28 लाख में शामिल है? बिल्कुल है जी। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट की इनकम, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाली इनकम हमारी कहाँ पे गई हुई है? पीएनएल में, ऑपरेटिंग में। पढ़ो जरा आगे क्वेश्चन को, मैं पहले आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, मैंने बताया ना भाई एग्जाम में थोड़ा ना, एग्जाम में हम बैठे हो तो ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारा हमारा एक थॉट प्रोसेस रहता है आपका, अपने जो बच्चे वहां पर एग्जाम देने आ रहे हैं। आइए जरा क्या कहते हैं, शो हाउ द रिलेटेड आइटम्स विल अपीयर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताना जरा बेटे, कितने मजे वाली चीज है भाई। मैं तो यहाँ पर हमेशा बताता हूँ, देखो पूछ क्या रहे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर कितने देगा? 5। तो 1 घंटा लगाना है क्या? नहीं, सीधी सी बात है, एग्जामिनर को पहले वो देना है हमें जो मांग रहा है। तो हमेशा सॉल्यूशन के फ्रंट पे मैंने हमेशा बोला है कि बेटा सबसे पहले वो दो, वो स्टेटमेंट फ्रंट पे लेके आओ जो मांग रहा है। देखिए जरा, आइए सबसे पहले बेटे हमने क्या किया, एग्जामिनर को फॉर्मेट बना दिया। इमेजिन की अभी फॉर्मेट में कोई फिगर नहीं डली हुई है, लेकिन उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगा है। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिलेवेंट पार्ट उसने मांगा है, तो हमने क्या किया, एक फॉर्मेट खींचा। आंसर नंबर 1 बी कैसे लिखना है एग्जाम में, कैसे लिखना था हमारे एग्जाम में, आंसर नंबर 1 बी, और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर दिस वन, particulars amounts, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो भी है जी हमें उसका इफेक्ट दिखाना है, रिलेवेंट पार्ट दिखाना है जी, पूरा कैश फ्लो थोड़ा बनाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एग्जामिनर को फ्रंट पेज सॉल्यूशन में सबसे पहले वो दिया जो उसने मांगा, उसका हमने फॉर्मेट खींचा। फिर हम गए जी कहां पे, वर्किंग नोट पे। और हमेशा मैंने कहा है क्या बेटे, देर मत लगाओ, लंबा रास्ता सबसे सुखी रास्ता। क्या मतलब सर? लंबा रास्ता सबसे सुखी रास्ता, वहां पर सक्सेस गारंटेड है, यानी कि सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। क्या मतलब, हमें लेजर तुरंत बना लेने चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं कि लेजर बनाए कि ना बनाए, मैं तो हमेशा कहता हूँ क्लास में, भाई साहब देर मत लगाओ, फिर वापस में इस पे आओगे, इससे बढ़िया क्या पहले से ही लेजर खींचो। जरा देखो मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, 1 2 3। देखिए जरा, सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में हमें दे रखा था डाटा, हमने उसका क्या किया, लेजर बना लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में देखो जी, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 25 लाख, टिक लगाना जरा। आइए जरा मेरे साथ साथ में, 25 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 35,60,000। सबसे पहले लेजर के बैलेंस उतारो, फिर अगला क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, चेक करो क्वेश्चन से। ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ सॉल्यूशन वीडियो से मैच करना है। ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे भी, ठीक है ना, और व्हाट्सएप पे भी। बेटा देखो, प्रेफरेंस शेयर्स का ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस लिख लिया हमने, क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। ऐसे ही बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस लिख लिया जी, और बेटा जी क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। ठीक है जी, देखो कितनी आसान सी चीज है। तो क्या हमने तीनों बैलेंस लिख लिए? हाँ सर। फिर सर पीएनएल का बैलेंस, बेटे पीएनएल का बैलेंस तो हम कहाँ लिखेंगे, आपको पता है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेंज इन पीएनएल में आएगा, उनका डिफरेंस आएगा, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। पहले तो जी हमने चारों काम निपटा लिए,
जो जो हमने बैलेंसेस हैं जहां जहां पे जाने थे पहले हमने क्या किया, उन बैलेंसेस को वहां वहां पर लिख लिया। ओके, आइए जरा अब जरा क्वेश्चन को मैं वापस से लेके आता हूँ स्क्रीन पे, देखिए जरा क्या हमने चारों जो बैलेंस हमें बैलेंस शीट में दे रखे थे नोट कर लिए? हाँ जी सर। अब जरा अगला पॉइंट पढ़िए, इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 में शामिल है 60,000 इक्विटी शेयर जो उन्होंने क्या किया, मशीनरी को उसकी सप्लाई के लिए इशू किए। लो बेटा जी आपके सामने सॉल्यूशन। तो हमारे दो अकाउंट में इफेक्ट आया जी, मशीनरी अकाउंट में और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटे दोनों अकाउंट में इफेक्ट आएगा। मशीनरी अकाउंट, अच्छा वो इसलिए नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा हमारे पास में नहीं है, क्या नहीं है बोलो? यहाँ पर हमारे पास में असेट साइड नहीं दे रखी है, ठीक है। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, इसमें डेप्रिसिएशन का रेट उठ देते तो मजा आता। तो फिर हमें मशीन अकाउंट बनाना होता, उसका डेप्शन का इफेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना होता। एनीवेज आइए चलिए, बहुत ही सिंपल सवाल आ गया और इस चीज की ना हमने जेनेरेटिव भी लिख ली साथ साथ में, सिर्फ आपके लिए। ये एग्जाम में नहीं देके आनी थी, तो आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हो सकता है किसी बच्चे को इस चीज की जरूरत महसूस हो तो दिक्कत ना हो उस बच्चे को। प्लांट मशीन अकाउंट डेबिट टू ग्रे लिमिटेड, ग्रे लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया जी। आइए आगे बढ़ते हैं। सर अगली ट्रांजेक्शन, आओ बेटा अगली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। सर अगली ट्रांजेक्शन क्या है? अगली ट्रांजेक्शन है कि प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल है जी 50,000 रुपए, कौन से? डिविडेंड की इनकम के। लो बेटा जी, क्या ये यहाँ पर कहीं शामिल है? ना जी ना। तो फिर ये तो हमारे डिविडेंड की इनकम है जो पीएनएल में जुड़ गई। पीएनएल से हटाओ ऑपरेटिंग से, ऑपरेटिंग से हमने हटा दिया जी, ये 50,000 हमने यहाँ से हटा दिया। सर फिर कहाँ लिखेंगे? यहाँ से हटा करके इन्वेस्टिंग में जहां की ये इनकम है, हमने लिख दिया जी। बताओ बेटे यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अगली बात, अगली कहानी शुरू, वापस से आओ क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन में हमें एक हिंट मिला हुआ है, क्या? पढ़ो। लेजर हमने इसलिए तो बनाया था, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में देखना जरा प्रेफरेंस शेयर्स में। हाँ सर। सर ओपनिंग कैपिटल तो 7 लाख की है और क्लोजिंग वाली है 6 लाख रुपए की। इसका मतलब बेबी को बेस पसंद है? नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई साहब रिडम्पशन हुआ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया है, उनके 1 लाख फेस वैल्यू का रिडम्पशन हो गया है। चलिए जी आइए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या चेंज है जी? सिक्योरिटी प्रीमियम में आप देखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले 5 लाख का था, फिर हो गया 5,50,000 का। सर कहीं रिडम्पशन पे, बेटा रिडम्पशन पे प्रीमियम तब होता जब क्वेश्चन बोलता, उसने तो ये नहीं बोला रिडम्पशन है, तो प्रीमियम की तो बात ही नहीं हुई। तो प्रीमियम राइट ऑफ वाली तो एंट्री भूल जाओ। सबसे पहले आप क्या करो, मैं आपको वर्किंग नोट में दिखाता हूँ एंट्रीज, ठीक है, ताकि आपका माइंड फ्रेम सही ढंग से इसमें आए। वैसे तो सब बच्चों ने सही कर लिया होगा, लेकिन हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, प्रेजेंटेबल आंसर किस तरह से होना चाहिए। एनीवेज बेटा देखो, यहाँ पर हमें डिविडेंड मिला, हाँ जी मिला, हमने इसकी एंट्री कर लेटा। डिविडेंड कहाँ गया? पेमेंट में, डन। अब अगली बात करते हैं बेटा, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो पेमेंट हुआ हमने, पहले जरा एंट्री करना। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ एक्स्ट्रा एंट्री वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, इसको आप लेजर में पोस्ट करो। लो जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने लेजर में पोस्ट किया टू 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, या सीधा यहाँ पर टू बैंक कर सकते थे। और हमने एक लेजर बना दिया छोटा था, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये तो पेमेंट हुआ फाइनेंस का, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये हमारा आउटफ्लो है जी। आउटफ्लो है बेटा 1 लाख रुपए का। तो सबसे पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको पोस्ट करो। सबसे पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको पोस्ट करो। कहां पर पोस्ट करेंगे जी? ऑफ कोर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लो बेटा जी, सर हमने तो पढ़ा था कि रिडम्पशन जब होगा तो या तो सीआरआर बनाई जाएगी या फिर नए शेयर इश्यू किए जाएंगे, वही तो। अब यहाँ पे बेटे सीआरआर वाली तो कोई बात है नहीं, देखो आपको यहीं से हिंट भी मिल जाएगा। अच्छा सर, हाँ क्या सर? ये लो बेटा जी, जो बचा हुआ लेजर है वो एक ही तो बचा हुआ है, अब वहां पर देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने टिक कर रखा है ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, हमने प्लांट एंड मशीनरी वाला बैलेंस भी टिक कर रखा है। अब बचा क्या? बैलेंसिंग फिगर क्या है इसका? मतलब 10 लाख के शेयर्स इश्यू किए गए, 35,60,000 माइनस 25,60,000, बचे कितने बेटे? 10 लाख, यानी 10 लाख का शेयर्स का इशू है अगेंस्ट कैश। ठीक है बेटा, बैंक में पैसा आया जी। सर सिक्योरिटी प्रीमियम बेटे यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है? 50,000। इसका मतलब पता है क्या? ये जो बैलेंस फिगर आ रही है, यानी कि जो नया शेयर ड्यूरिंग द इशू किया गया था वो प्रीमियम पे था। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि बेटे इसकी जनरेटरी क्या होगी, ऐसी बस
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। यानी कि बेटे बैंक में कितने पैसे आए, ये हमारे कहाँ पे आएंगे जी, ऑफ कोर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कहाँ पे बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। 10,50,000, 10,50,000 इनफ्लो हुआ, 1,00,000 आउटफ्लो हुआ। कितना हुआ जी नेट, 2,50,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कितना, 50,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करूं तो 8,00,000 में से 50,000 हटा दिया गया क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का था। बचा कितना, 7,50,000 का। बेटा हमने रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट दिखाना है, हमें पूरा कैश फ्लो बनाने के लिए नहीं आया था। एज पर ES3 हमारा जो कैश फ्लो का प्रेजेंटेशन है वो ये है। आइए आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिना टाइम वेस्ट किए। लो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। मिस्टर मोहन हैज इन्वेस्टेड इन वेरियस म्यूचुअल फंड्स। पहले तो बच्चे म्यूचुअल फंड सुनते डर गए, अल्लाह भाई म्यूचुअल फंड, अरे बेटे म्यूचुअल फंड है क्या, एक से ज्यादा तरह की सिक्योरिटीज का एक ऑन एन एवरेज एक रिस्क मतलब सेव करने के पर्पस से मल्टीपल सिक्योरिटीज में एक पूल बनाया गया है। चलिए खैर आपको पता ही है। तो नाउ कम टू द पॉइंट, ABCD ये 4 सिक्योरिटीज है। क्वेश्चन में यहाँ पर देखो डेट ऑफ परचेज दे रखी है। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूजन किस में था, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। क्योंकि उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है ये बताओ, सबसे पहले तो बताओ इन चारों में एक तो हमें पूछना है आपसे जिस बात के नंबर दे रहा है एग्जामिनर। देखो 5 नंबर दे रहा है ना एक क्वेश्चन के, है ना, तो वो क्या होगा, 2.5 नंबर के 2 पार्ट है। सबसे पहला ये बताओ शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। AS13 बच्चे ने लिख दिया शॉर्ट टर्म, बच्चे ने लिख दिया लॉन्ग टर्म, है ऐसे थोड़ा ना बेटा। AS से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको AS वाइज प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, AS का प्रोविजन बताना चाहिए। कई बच्चे लोग जो पहले पूछते थे ना कि सर प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आती है इसमें, बेटे जैसे क्लास में किया था बिल्कुल वैसे ही। आइए जरा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता इस पे, आइए जरा सीधा काम की बात। सबसे पहले पूछा उसने क्लासिफाई द इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। AS ये तो बात करते हैं, है ना। आइए जरा, और बैलेंस शीट में शेड्यूल थर्ड में क्लासिफिकेशन कैसे होता है, नॉन करंट और करंट। आइए जरा बेटे, जो शेड्यूल थर्ड है और ये जो AS13 है दोनों में क्लासिफिकेशन अलग अलग है। कुछ बच्चे यहाँ पर मिक्स करते हैं, पहले मैं वो प्रोविजन क्लियर कर दूं। बैलेंस शीट वाला जो शेड्यूल थर्ड का क्लासिफिकेशन है उसमें बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीने तक देखा जाता है। बैलेंस शीट डेट से, बैलेंस शीट डेट से, यानी कि अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछता, क्या पूछता कि भाई ये बताइए बैलेंस शीट में कहां पे लिखा जाएगा, तो मैं क्लासिफिकेशन इस बात के ऊपर देखता कि अगले 12 महीने में रियलाइजेबल है कि नहीं है और बाकी की कंडीशन चेक करता, तब मैं शॉर्ट टर्म पे जाता। बैलेंस शीट के हिसाब से करंट इन्वेस्टमेंट तब डिसाइड करता। लेकिन यहां पूछा है AS13 के अकॉर्डिंग, बच्चे को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, यहां पर AS13 में साफ साफ लिखा है डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ परचेज से 12 महीने, ना कि बैलेंस शीट डेट से। और वो भी इंटेंडेड, इंटेंशन, बेटे इंटेंशन नहीं दी कोई बात नहीं, इंटेंशन टू होल्ड नहीं दे रखी है, लेकिन डेट ऑफ परचेज तो हमारे पास में है। जैसे आप देखना जरा, म्यूचुअल फंड जो A है, बताओ जरा म्यूचुअल फंड A किस डेट में खरीदा गया, 1 मई 2017। और आज हम बैलेंस शीट कौन सी लेके बैठे, जिस डेट पर हम बात कर रहे हैं 31 मार्च को वैल्यूएशन की और क्लासिफिकेशन, कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2021 की। बेटा क्या अभी भी इंटेंशन क्लियर नहीं हुई, डेट ऑफ परचेज से काउंट कराता है AS13, तो ये लॉन्ग टर्म होगा क्लियरली एकदम। इंटेंशन बात समझ में आती है, पर जब इतना लंबा टाइम तक खींचा है तनी इंटेंशन तो अब इंप्लाइड है। आगे आइए, तो ये क्या है जी, लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट, जो 5 अगस्त और 1 जनवरी है और 7 मई है, बेटा इंटेंशन नहीं दे रखी तो डेट ऑफ एक्विजिशन से हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो 5 अगस्त से 31 मार्च 2021 तक, बेटा 1 साल के अंदर अंदर है कि नहीं है सारे के सारे, ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म सर, ठीक है, यानी कि पहले वाला लॉन्ग टर्म बाकी सब शॉर्ट टर्म, बिल्कुल। अब वैल्यूएशन की बात करो, वैल्यूएशन किस बेस पे होता है जी, जो लॉन्ग टर्म है वो किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट पर, और जो शॉर्ट टर्म है वो किस पे होता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर लेस पर, और फेयर वैल्यू नहीं दी होती तो हम क्या मानते हैं, मार्केट वैल्यू को ही काउंट कर लेते हैं। एनीवेज आइए जरा, अब इसका सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना था सर, आइए बेटा लीजिए जी। सबसे पहले हमेशा ये बात लिखना चाहिए, भले ही क्वेश्चन में दे रखा है नहीं दे रखा है, कि भाई ये प्रॉब्लम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से बिलोंग करती है, जिसका नाम ये है जी। AS13 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन का प्रोविजन आपको बताना है। AS13 का प्रोविजन ये है जी कि भाई 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं और उनका वैल्यूएशन उनके ऊपर डिपेंड होता है, उनके क्लासिफिकेशन के ऊपर। आपने प्रोविजन में इकट्ठा बता दिया।
सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं जी, these are the investment which are readily realizable by its nature and intended to be held for not more than 1 year from the date of acquisition of investment and such are valued at the year end at lower, किस पे बेटा, lower cost और fair value। लॉन्ग टर्म की बता दी भाई, जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म है ना, और इनको यूजुअली किस पे, कोस्ट पे, जब तक कि भाई कोई परमानेंट चेंज ना हो, उनकी वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन ना हो। इंक्लाइन तो बेटे जो अपवर्ड है उसको तो हम प्रूडेंस की वजह से वैसे रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ डिक्लाइन की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। अब इसमें सॉल्यूशन में अगला पॉइंट हमें क्या देना था, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस हमसे पता पूछा क्या है, दो चीज, एक तो क्लासिफिकेशन और दूसरा वैल्यूएशन। तो हमने इकट्ठा यहाँ पे बता दिया, बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन भैया इन्वेस्टमेंट विल बी क्लासिफाइड एंड वैल्यूड एज अंडर, ये रहा ए लॉन्ग टर्म, बाकी सब क्या है करंट। इधर कॉस्ट दे रखी है, मार्केट वैल्यू दे रखी है, वैल्यूएशन किस पे आएगी भाई, लॉन्ग टर्म है तो इसलिए क्या, कॉस्ट पर, ये रहा जी। और शॉर्ट टर्म है, जितने भी करंट है इन दोनों में से जो कम है वो ये है, इन दोनों में से जो कम है वो ये है, इन दोनों में से जो कम है वो ये है, इन सब की हमने वैल्यू जोड़ ली, ये वैल्यू आएगी जी बैलेंस शीट के हिसाब से। कंक्लूजन हेंस वी कैन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किस पे वैल्यूएट किया जाएगा, इतने पर, और शॉर्ट टर्म जो करंट इन्वेस्टमेंट है इन तीनों को जोड़ करके इतने पर वैल्यूएशन आएगा। यहाँ पर हमने एक बात जरूर लिख दी कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजम्पशन एज पर ICAI। बेटा ध्यान रखना, कुछ ना बोले तो वो शॉर्ट टर्म मानता है, इट इज नॉट क्लियर, वी ऑलवेज प्रेज्यूम शॉर्ट टर्म करंट। आइए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, लो बेटा जी आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। ध्यान रखना एएस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें आपको एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। अब बेटा देखना, एबीसी सॉरी एबी लिमिटेड है, पहले प्रोविजन बना रही थी, किस बेस पे बना रही थी सर, ये बना रही थी नॉन मूविंग आइटम्स के बेस पर, कि पिछले 12 महीने में जो मूव नहीं हुए, ठीक है, हम उस पर प्रोविजन बनाएंगे। ये आ गया, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, कंप्यूटर हार्ड कॉपी भी खोल लो ना। हाँ, ये बेटे नवंबर 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और भी क्वेश्चन है वो पास, सारे के सारे स्टडी मेट या पास ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है। देखिए जरा, कह रहे कि पहले ये प्रोविजन बना रही थी किस पर, कि पिछले 12 महीने में जो मूव नहीं हुए। अगली, अब क्या कह रहे हैं, नाउ जो कंपनी डिसाइड कर रही है वो टेक्निकली इवैल्यूएशन के बेस पर बनाना चाहती है। बेटा क्या यहाँ पे मेथड चेंज हुआ, नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ कैलकुलेशन का एक एस्टिमेट करने का एक तरीका चेंज हुआ बस। तो क्या ये पॉलिसी का चेंज है, नहीं जी, ये पॉलिसी का चेंज नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में जो बता रखा है पहले हम उसको देख लेते हैं। टोटल स्टॉक कितने का है जी, 31 मार्च 2021 को 135 लाख का। उस पर अगर हम पुराने मेथड से, पुरानी तरीके से, पुराने एस्टिमेट करने के तरीके से वैल्यूएशन करें तो प्रोविजन आएगी 4 लाख की, सॉरी 5 लाख की 12 महीने वाले बेस पे। और अगर टेक्निकल वैल्यूएशन के बेस पे करें हम लोग क्या करेंगे, फिर 4 लाख की, यानी कि प्रोविजन एज कंपेयर टू अर्लियर कैलकुलेशन वे हमारी कम बनेगी। बोलो बनेगी ना, पहले 5 लाख की बनती, अब क्या है 4 लाख की बना करेगी, एक नई कैलकुलेशन के एस्टिमेट के बेस पर, यानी कि 1 लाख प्रोविजन कम बना करेगी, यानी हमारा प्रॉफिट बढ़ा करेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रोविजन हम कम बनाएंगे तो इसका मतलब हम अपने प्रॉफिट में से कम प्रोविजन लेस करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट बड़ा रहेगा। नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, अगर भाई मैसर्स के लिमिटेड है और उसके यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दूसरे अलग कंपनी, इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2021 को, क्या कहा, 31 मार्च 2021 को 1,24,000 रुपए था, किस बेस पर, फीफो मेथड, क्या कहा, मेथड, यानी कि फीफो मेथड के बेस पर। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज किया तो भाई उसका स्टॉक कितने रुपए आता है, कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग मेथड चेंज कर रहे हैं, फीफो से शिफ्ट हो रहे हैं किसमें, वेटेड एवरेज। जरा देखना, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज, क्या कहते हैं जी, करंट में चेंज होने, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज स्टॉक आएगा कितना, इतना 1,15,000। बताओ बेटे स्टॉक मेथड के चेंज करने पे बढ़ेगा कि घटेगा, सर 1,24,000 आता पुराने मेथड से, ठीक है जी, और नए मेथड से जो आएगा सर वो 1,15,000 आएगा, मतलब स्टॉक घटेगा। 1,24,000 से 1,15,000 हो जाना मतलब 9,000 रुपए से स्टॉक घटेगा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, हमारा वहां पे क्या होगा बेटे, वहां पर प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या आएगा, हमारी स्टॉक की कॉस्ट घटेगी, है ना, तो हमारा ऑफकोर्स प्रॉफिट भी डाउन जाएगा, ठीक है। रिलाइजेबल वैल्यू 1,54,000 है, वो तो बहुत ज्यादा दे रखी। डिस्कस करना है
डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन पॉलिसी एज पर AS1। क्वेश्चन पे फोकस रहना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, किस बात के नंबर देगा जी। वो कह रहा है कि AS1 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग पॉलिसी का जो चेंज है आपको वो बताना है, ठीक है। उसका उसकी क्या डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आएगी यहाँ पर। आइए जरा, मैं बिना ज्यादा टाइम, ये तो ज्यादा क्लियर है आपको, है ना। आइए तो मैं सीधा आपको लेकर के चलता हूँ। क्या इस क्वेश्चन में एक पंगा था कि AS1 जो बात करता है वो सिर्फ पॉलिसी की बात करता है, ठीक है, कि भाई अगर पॉलिसी में चेंज आए तो क्या क्या डिस्क्लोज होगा। बेटे ये दोनों AS को बिलोंग करता है, AS1 को भी और AS5 को भी बिलोंग करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे दिक्कत एक आ रही है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा AS वाइड लिए बैठा है। इसमें अगर बच्चा सिर्फ AS1 की बात करे तो पूरी बात इस क्वेश्चन में नहीं बनती, ठीक है। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर पूछ ही रहा है AS1 के हिसाब से, तो हमें तो AS1 का रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन जो बच्चे बोथ ग्रुप के हिसाब से बात करते हैं उन्होंने सेकंड ग्रुप में AS5 भी पढ़ रखा है। ये क्वेश्चन दोनों को बिलोंग करता है। आइए जरा मैं बताता हूँ कैसे प्रेजेंटेशन इसकी होनी चाहिए, क्या लिखना चाहिए। सबसे पहली बात बताना चाहिए कि भैया ये जो सच प्रॉब्लम problems, दोनों की दोनों प्रॉब्लम आर रिलेटेड विद टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS1 डिस्क्लोजर ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी और AS2 इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है जी। आइए जरा एज पर AS हमें प्रोविजन बताने, सबसे पहले AS1 और 5 दोनों क्या कहते हैं जी इसके बारे में। AS1 और 5 दोनों लोग ये बात तो कॉमनली बोलते हैं क्या, कि भाई अगर चेंज हो अकाउंटिंग पॉलिसी में तो आपको ये चार बात बतानी है। व्हाट वाज ओल्ड पॉलिसी, व्हाट इज न्यू पॉलिसी, चेंज करने का रीजन क्या था, इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा जी करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और फ्यूचर वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। ये डिस्क्लोजर कहां करने हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। आपको सारे डिस्क्लोजर वहीं पे होंगे। AS5 में क्या चीज ऐसी है जो यहाँ पर बात इस क्वेश्चन में लग रही है जो AS1 में नहीं थी। बेटे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, सच चेंज इफ इफेक्ट मटेरियल ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको सेपरेटली रिपोर्ट किया जाता है नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। ये बात AS5 में लिखी है, AS1 में नहीं लिखी हुई है। आइए जरा इन द गिवन केस क्या कहते हैं, डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोविजन। बेटे कैसे प्रेजेंट करोगे एग्जाम में, इन द गिवन केस डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री टू शिफ्ट on the basis of technical does not amount to change in policy। कि भाई पहले तो ये देख लो, ये जो चेंज है हम लोग जो शिफ्ट कर रहे हैं टेक्निकल इवेल्युएशन पर जा रहे हैं एज कंपेयर टू अर्लियर 12 महीने वाले नॉन मूविंग के बेस को छोड़ के, कि ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन एस्टिमेट है। कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज हुआ है, मेथड चेंज नहीं हुआ है। तो इफेक्ट जो आ रहा है 1 लाख का, ये कंपनी के हिसाब से मेटेरियल लगता भी नहीं, ठीक है। सो डिस्क्लोजर कैन नॉट बी मेड इन नोट्स टू अकाउंट, ओनली सेपरेट डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या कहते हैं, नेक्स्ट अगली बात, जो चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन है बेटा, जहां पर फीफो से वेटेड एवरेज में, ये है जी क्या चेंज इन पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी। और इसके केस में हमें क्या बताना है, सबसे पहले जी ओल्ड पॉलिसी क्या है, क्या थी, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा इन्वेंट्री कितना आ रहा था। नई पॉलिसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इन्वेंट्री कितना आ रहा है जी। और रीजन क्या है बेटे, चेंज का जो रीजन है क्वेश्चन ने तो बताया नहीं, लेकिन उन्होंने हेडिंग डाल के छोड़ दिया। भाई आपको पता है या तो लॉ की कंप्लायंस के लिए या एएस की कंप्लायंस के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, है ना, है ना, तो उसके लिए हम लोग चेंज कर सकते हैं। पर फिर भी जब क्वेश्चन ने कुछ दे नहीं रखा, या तो आप लिख दो यहाँ फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ जी दूसरा क्या है बेटे, लास्ट इफेक्ट क्या है करंट ईयर के पीएनएल पे, क्या कि भाई जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा, कितने रुपए से, 9,000 रुपए से, है ना। 1,24,000 के बजाय हम लोग 1,15,000 लिखेंगे, तो क्या होगा बेटे, डिक्रीज हो जाएगा ना। हालांकि इस साल क्लोजिंग स्टॉक हमारा घट जाएगा 9,000 रुपए से, तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन बेटे जो क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का है वो अगले ईयर में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो अगले ईयर जो 1,24,000 लिखा जाना था वो 1,15,000 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगले ईयर का ओपनिंग स्टॉक कम होगा। इसका मतलब अगले ईयर का प्रॉफिट हमारा बढ़ जाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ठीक है जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है बेटे हमारा, कौन सा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी सर, कौन सा, देखो आप आपके सामने स्क्रीन पे, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है इंश्योरेंस क्लेम का। क्वेश्चन नंबर 2 के 2, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया जी, 2 में ए पार्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 ए, बेटे 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन तो अच्छी खासी चाहिए इसमें, है ना। गोडाउन एक्स लिमिटेड का, पहले देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस क्लेम का जो क्वेश्चन था आपका, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैं शॉर्ट में बात करता हूं ताकि आपका टाइम बचे और सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस है हम लोग। देखो पूछा क्या है यहाँ पर, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का तो है नहीं, लॉस ऑफ स्टॉक का है। पूछा क्या है यहाँ पर, पूछा है यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अमाउंट ऑफ क्लेम, हमें इंश्योरेंस क्लेम निकालना है। बेटे लॉस ऑफ स्टॉक का इंश्योरेंस क्लेम है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले फॉर्मेट देना है। बेटे प्रेजेंटेशन देखो कैसे होगी, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आंसर नंबर 2A, हमें यहाँ पर प्रेजेंटेशन में सबसे पहले उसको इंश्योरेंस का क्लेम का फॉर्मेट देना है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम अंडर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। हाँ बेटा, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम अंडर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। फायर किस डेट पे हुई जी, 1 जून 2021 को। आइए जी, पार्टिकुलर्स अमाउंट, नॉर्मल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, एबनॉर्मल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, टोटल स्टॉक कितने का है जी ऑन द डेट ऑफ फायर, उसमें से सैलरी स्टॉक हमने घटा दिया, फिर हमारा लॉस आएगा जी। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस क्या है, हमेशा क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि नहीं आएंगे कभी भी फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, किसी स्टडी मेट के किसी क्वेश्चन में दे रखे, लेकिन ये इंश्योरेंस एक्ट से हमने इरडा से उठा रखा है हमने फॉर्मेट, तो उसी उसको लिखना होता है फॉर्मेट में। लॉस ऑफ स्टॉक, बेटे इस क्वेश्चन में एवरेज क्लोज भी लग रहा है, ठीक है। हम देखेंगे टोटल स्टॉक कितने का है, इतने का ऑन द डेट ऑफ फायर, और लॉस ऑफ स्टॉक हमारा कितने का है, इतना। तो और पॉलिसी अमाउंट हमारी कितने की है जी, पॉलिसी हमारी 70,000 की, 70,000 की पॉलिसी स्टॉक को कवर नहीं कर पा रही है, यानी एवरेज क्लोज लग रहा है ना। हमने एक रीजन बता दिया और यहाँ पे कैलकुलेशन। आइए जरा सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेटे प्रेजेंटेशन में हमें वर्किंग नोट नंबर 1, मैं हमेशा आपको क्लास में ग्राफ का बनवाया करता हूँ, आपको बताइए। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन का वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा रहा हूँ। बेटे हमने 2020 की सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश इनवर्ट सब हमने लिख लिया। पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक रहा होगा। यहाँ पर स्टॉक में खास बात है बच्चों से यहाँ पे हो सकता है, शायद नोट शो, शायद यहाँ पे गलती हो, अगर किसी से हुई होगी तो। बेटे 80,000 जो दे रखा है वो 80% ऑफ कॉस्ट दे रखा है, इसको पहले हमें नॉर्मल कॉस्ट पे लाना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा फॉर्मेट में क्या फाइंड आउट कराती है, नॉर्मल कॉस्ट। आइए जरा बेटे करंट ईयर में बताओ डेट ऑफ फायर क्या है हमारा, 1 जून 2021। तो इसके बीच की यहाँ की जितनी भी चीजें दे रखी है हमें वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने टोटल सेल्स ना बता करके उसने कहा 25% ऑफ टोटल सेल्स हमारी कितने के, 2.5 लाख की। तो इसका मतलब क्या हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, जो 2.5 लाख 25% है, तो 100% क्या है बोलो, 10 लाख। तो 10 लाख ये हमारी टोटल सेल्स है। बेटे यहाँ की वेजेस दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है कि फ्री सैंपल्स बांटे 2700 रुपए के, यहाँ पर ड्रॉइंग्स दे रखी है हमें गुड्स की 5,000 रुपए की, सेल्स रिटर्न दे रखी है जी, ठीक है जी। इस डेट का हमें यहाँ पे सैलरी स्टॉक भी दे रखा है 21,967 का। आइए जी, पहले तो क्वेश्चन का डाटा आपके हाथ में हो, ग्रिप में लेना है, तो वर्किंग नोट मैंने आपको बोला था वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेना। आइए जरा, टोटल सेल्स के अंदर बेटे एक सेल हमारी ऐसी शामिल है जो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है, अप्रूवल बेसिस पर 81,000 रुपए की अमाउंट का हमने गुड्स भेज रखा है। तो आप ये बताओ 81,000, पहली बात तो क्या है, सेल है, सेल्स प्राइस है, हाँ जी। तो 81,000 में से कितने का कंफर्मेशन बता रखा है, कह रहे कि कोई कंफर्मेशन नहीं है 50% का। जब 50% के लिए ये बता रहे हैं कि नोट कंफर्मेशन, इसका मतलब बाकी का कंफर्मेशन माना जाएगा। बेटे 81,000 में से 50% का बाकी है, अब तेरी हाँ है बाकी, वही वाला हाँ, 40,500 की हाँ होनी अभी बाकी है, ठीक है। तो 10 लाख में से 40,500 हटाया तो बाकी की सेल हमारे सामने आ गई जिनकी हाँ हो चुकी है, हाँ जी सर। तो ये देखिए जरा, क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक की परचेज रिटर्न हमने लिख लिया। एक बस बात क्वेश्चन में जो टेक्निकली हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्स प्राइस बढ़ गया, हालांकि कुछ नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं आना है, क्योंकि जिन बच्चों ने गलती भी की होगी उनका भी सही हो गया होगा। मजा तो तब आता जब यहाँ प्राइस में कॉस्ट भी बढ़ रही होती, तब हमारे जीपी में देखने की वाली बात थी। जीपी रेशियो तो सबका सेम आना है, चाहे गलत भी करेंगे तो भी यहाँ पे सही आ जाना है। एनीवेज, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या सर, वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा क्या था बेटे, नॉर्मल स्टॉक और एबनॉर्मल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। नॉर्मल स्टॉक कैसे निकलेगा जी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। हमने पिछले साल का नहीं, करंट ईयर का डेट ऑफ फायर तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया,
एबनॉर्मल स्टॉक तो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो हमने क्या किया, एबनॉर्मल स्टॉक तो नील कर लिया। लेकिन जो नॉर्मल स्टॉक है उसका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया। करंट ईयर का डेट, करंट ईयर मतलब 2021 में ओपनिंग स्टॉक कितने का दे रखा बेटे, 80,000 का। हमने पहले उसको कन्वर्ट किया 100% नॉर्मल कॉस्ट पे, वो कितना बेटा 1 लाख, क्योंकि वो 80% ऑफ टोटल कॉस्ट दे रखा है। तो पहले तो हमने क्या किया, उसको नॉर्मल कॉस्ट पे लेके 1 लाख का बेटे। फिर करंट ईयर की परचेज रिटर्न ऑफ आपने फ्री सैंपल और ड्राइंग्स घटा दी, ठीक है। इधर आपकी सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा दिया आपने। सेल्स ध्यान रखना ये अदर देन अप्रूवल वाली है। अच्छा सर, तो जो अप्रूवल वाली है उसका क्या सर, जिसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है बेटे, 40,500 तो सेल्स प्राइस है, इसको हमें किस पे कन्वर्ट करना है जी, कॉस्ट पे। हमने कॉस्ट पे कन्वर्ट किया। कॉस्ट पे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जीपी रेशो चाहिए। तो जीपी रेशो हम कहां से लाएंगे, पिछले साल के ऊपर बेस रखेंगे। मैं जीपी रेशो का वर्किंग नंबर 3 पे दिखाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि 20% है। आइए जरा कैसे आए मैं बताऊंगा अभी। वर्किंग नंबर 3 में ड्राइंग्स, वेजेस हमने सब लिख लिया, फिर इसका हमने जीपी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। आइए जरा, क्लोजिंग स्टॉक हमारी बैलेंस शीट फिगर आएगी। जीपी हमने कैसे कैलकुलेट किया जी, आइए जी पहले वर्किंग नोट नंबर 3 पे चल लेते हैं। नॉर्मल जीपी रेशो बेटे, पिछले साल का हमारा जीपी हमने लिया 50,000, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल की नेट परचेज, पिछले साल का कैरेज इनवर्ड, पिछले साल की नेट सेल्स, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हमें याद है 80,000 दे रखा था। पहले तो हमें नॉर्मल स्टॉक पे लाना है ताकि हमारा नॉर्मल जीपी रेशो का सामने है। तो नॉर्मल जीपी रेशो हमारा आ गया जी 1,10,000। 1,10,000 का जीपी हमारा 5,50,000 पर है, यानी कि हमारा जो रेट आया वो 20% आया। ध्यान रहे कि लास्ट ईयर का जीपी है, ठीक है, लास्ट ईयर का जीपी रेशो है। ओके, फिर सर करंट ईयर में बेटे, पिछले साल का जीपी रेशो का मतलब क्या है, सेल्स प्राइस अगर 100 है, क्योंकि हमेशा परसेंटेज किस पे होती है जीपी रेशो की, सेल्स पे, वही तो निकाली हमने देखो 5,50,000 पे। तो सेल्स अगर 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी होगी 80, क्योंकि जीपी हमारा 20 रहेगा। इधर करंट ईयर में क्या होगा 2020 2021, करंट ईयर का जीपी रेशो क्या रहा होगा बेटे, वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी सेम है करंट ईयर में, हाँ जी, और हमारी सेल्स प्राइस कितनी हो जाएगी 120, है ना 120। नाउ व्हाट, नाउ अब क्या होगा जी, अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा क्या सर, करंट ईयर में हमारा जो भी रहा होगा, करंट ईयर में हमारा जो भी रहा होगा, हाँ जी, तो ये जीपी है। तो करंट ईयर में कितना है हमारा, सेल्स प्राइस कितना होगा बेटा 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% प्राइस बढ़े हैं, और कॉस्ट कितनी रहेगी 80। तो बताओ जरा जीपी का डिफरेंस कितना आएगा 40, तो 41 120 का कितना परसेंट है 33.33%, ठीक है। आइए जरा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एक मैंने करेक्शन किया अभी सोल्यूशन में, आप भी ध्यान रखना कि 40,500 इंटू 80/120 करके हम लोग कॉस्ट पाएंगे, क्योंकि करंट ईयर में जो सेल हुई है वो 120 पे हुई होगी, कॉस्ट हमारी सेम रहेगी हमेशा 80, क्योंकि करंट ईयर की सेल तो सारी ही सेल 120 पे होगी। ये थोड़ा ना होता है कि ओपनिंग वाला रेट हम लोग पिछला लगा रहे हैं, नहीं, हमेशा 120 मतलब 120, करंट ईयर का सेल्स प्राइस तो एक ही रहेगा ना। तो हमारी कॉस्ट किस पे आएगी बेटे 27,000। हमारा जो जीपी है वो कैसे आएगा भाई, 9,50,000 में जो सेल में दो सेल शामिल होंगी, एक तो पिछले साल वाली और एक करंट वाली, है ना। लो जी, तो 1 लाख रुपए की कॉस्ट तो हमारे पास में है, 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, 120 रुपए के प्राइस पे बिकी होगी, है ना। 1 लाख रुपए की कॉस्ट है इंटू 120 डिवाइड बाई 80, है ना, 1,50,000। तो 1,50,000 क्या है बेटा सेल्स प्राइस, 1,50,000 क्या है हमारा सेल्स प्राइस, और 1,50,000 अगर हमारा सेल्स प्राइस है, अगर 1,50,000 हमारा सेल्स प्राइस है, तो जीपी कितना होगा उसमें 50,000। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1/3, लेकिन मैं आपको इसलिए थोड़ा तरीका बता रहा हूँ कि कई क्वेश्चन में क्या होता है कि कॉस्ट भी वेरी कर जाती है, तो बच्चों के लिए सिंपल वे है, लीजिए। और ओपनिंग वाले पर जो करंट ईयर वाले हैं, 9,50,000 में से 1,50,000 गए तो 8 लाख की सेल बची, उस पर कितना 40/120 कितना दिस वन। आप सीधा भी कर सकते थे इस क्वेश्चन में तो 1/3, क्योंकि सारी सेल 120 पे हो रही है, ठीक है, और सभी की कॉस्ट भी 80 है। उन क्वेश्चन में बच्चा फंसता है जहां पर कॉस्ट में भी परसेंटेज चेंज हो रही होती है, तो दो तरह की जीपी फिर करंट ईयर में हो जाते हैं। एनीवेज, सीधा 1/3 करोगे तो भी यही आएगा। तो इसके बाद में क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट फिगर क्या है, हमारा नॉर्मल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर कितने का है 1,21,967 का, 1,21,967 का। ये जो 1,21,967 है ये क्या हमारा ऑन द डेट ऑफ हायर नॉर्मल स्टॉक है बेटे, एबनॉर्मल तो कोई है नहीं। लीजिए जी जरा, तो सर फिर क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे बताया कि अभी ना मैंने सॉल्यूशन में करेक्शन किए साथ साथ में, क्योंकि अभी तुरंत सोल्व किया है। आइए जी, 1,21,967 जो है, क्या कहा मैंने 1,21,967 जो है, इसके अंदर एक मिनट थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हाँ जी, 1,21,967 क्या है हमारा नॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल कुछ है नहीं, टोटल स्टॉक कितना हो गया 1,21,967, इसमें से घटा दो बेटे 21,967 को, ये क्या हमारा सैलवेज स्टॉक, तो कितने का आया हमारा यहाँ पर 1 लाख। फायर फाइटिंग एक्सपेंस कुछ है नहीं, 200 स्टॉक कितना है 1 लाख का। आइए जी,
एवरेज क्लोज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। वैसे तो क्वेश्चन में बोला है, लेकिन हमें चेक भी तो करना होगा। 70,000 की पॉलिसी है इस 1,21,967 को कवर करने के लिए, तो अंडर इंश्योर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, अंडर इंश्योर्ड है। हाँ जी, ये काट के ठीक कर देना, यहाँ पे करेक्शन 121,967 एनीवेज, हेंस स्टॉक अंडर इंश्योर्ड है। लो बेटा 1,21,967 इधर क्या आ गया हमारा पॉलिसी अमाउंट, और ये आ गया 1 लाख का, ये हमारी फिगर आ गई 57,393 रुपए का हमारा इंश्योरेंस क्लेम आया। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A के बाद में अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2B। हाँ जी, करने भले 5 होते हैं, लेकिन मैं आपको 6 के 6 का सोल्यूशन बताऊंगा। 2B में आइए। 2B में क्या है सर? लो बेटा जी, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा जी। क्वेश्चन नंबर 2B, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, पर्पल लिमिटेड एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बेटे ये ट्रांजैक्शन उन्होंने की, ठीक है। अप्रैल 1-20 से स्टार्ट हो रहा है जी, 31 मार्च 2021 तक का जा रहा है जी ईयर। हमें बनाना है क्या? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन आपने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। दो तरह के इन्वेस्टमेंट है, एक तो इक्विटी शेयर्स है एक्सवाई लिमिटेड के, और दूसरा है हमारा क्या, गवर्नमेंट लोन, 10% गवर्नमेंट लोन। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहले बेटे मैं सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं। आप कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करोगे? इन द बुक्स ऑफ पर्पल लिमिटेड हम क्या दे रहे हैं जी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। पहला दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट 10% गवर्नमेंट लोन। बेटे इसके कॉलम कैसे बनेंगे? डेट, पार्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है जी। दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। आप चाहे तो फेस वैल्यू भी लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर कि नंबर ऑफ शेयर्स लिखें। नंबर ऑफ शेयर्स इन इनकम प्रिंसिपल, नंबर ऑफ शेयर्स इनकम प्रिंसिपल। नेक्स्ट, अब अगले फेज पर हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्किंग नोट नंबर 1 ग्राफ। मैं आपके सामने जो लेके आ रहा हूँ बेटे, विद प्रेजेंटेशन लेके आ रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करें तो बेटे बहुत ही रेयर चांस है कि नंबर कटें। वर्किंग नोट नंबर 1 ग्राफ और कैलकुलेशन किसके लिए? 10% गवर्नमेंट लोन के लिए। वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा ग्राफ और कैलकुलेशन किसके लिए? इक्विटी शेयर्स इन एक्सवाई लिमिटेड के लिए। तो बेटे हमने क्या किया? क्वेश्चन का डाटा लिया और उसमें से हमने क्या किया? क्वेश्चन का डाटा छाट के 10% गवर्नमेंट लोन का अलग रख लिया और इक्विटी शेयर्स का अलग रख लिया। आइए जी, अप्रैल 1-20 से लेकर 31 मार्च 21 तक का ईयर है। हाँ जी, यहाँ पर 1 अप्रैल को 4 लाख की फेस वैल्यू वाले 70 रुपए के रेट में कम इंटरेस्ट खरीदे जी। क्या खरीदे जी? 10% गवर्नमेंट लोन। चलिए जी, आइए नेक्स्ट, डिबेंचर इन्होंने खरीदे हैं। 30 अप्रैल को 6 मंथ का इंटरेस्ट है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन में डेट दे रखी है जी। 1 अक्टूबर को सेल कर दिया जी, और वो भी किया 75x इंटरेस्ट। क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, उस डाटा को हमने ग्राफ पे लिख लिया। 31 अक्टूबर को 6 मंथ का इंटरेस्ट, और बेटा फिर यहाँ पे क्या है हमारा? 31 मार्च 2021। अब आइए जी जरा एक एक ट्रांजेक्शन की कैलकुलेशन। यहाँ पे 1 अप्रैल को क्या हुआ? जब हमने इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट हमने डिबेंचर खरीदे 10% गवर्नमेंट लोन, तो क्या होगा बेटे इसमें इंटरेस्ट? पहले बताओ 1 अप्रैल से पहले कब आई होगी पहली डेट? 31 अक्टूबर। ऐसे देख लो ना, 6 महीने का इंटरेस्ट 30 अप्रैल को आने वाला है, यानी कि 1 महीने का पेंडिंग है, यानी कि 5 महीने का इंटरेस्ट पे कर करके करके तभी ये डिबेंचर खरीदे गए होंगे। तो बेटे 5 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 4 लाख का 10% इंटू 5/12, 16,667। परचेज जो कॉस्ट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो कितने की है? 70 रुपए के हिसाब से कम इंटरेस्ट है, तो 4 लाख इंटू 70/100 यानी कि 2,80,000, जिसके अंदर ये इंटरेस्ट भी शामिल है। ये इंटरेस्ट हमने हटा दिया, तो बेटे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट हमारी एक्स इंटरेस्ट हमारी कॉस्ट निकल आई, ये हमारे इन्वेस्टमेंट में डेबिट, ठीक है जी। इसकी अकाउंटिंग भी साथ साथ समझाता करते चले। हाँ जी सर, डिबेंचर की तो साथ साथ लो भाई। ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर का अकाउंट, 10% गवर्नमेंट लोन का अकाउंट। टू बैंक 1 अप्रैल को 4 लाख की फेस वैल्यू, 16,667 हमारा इंटरेस्ट है, 2,63,333 रुपए हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है जी इन्वेस्टमेंट में जो गई। अब अगली बात करते हैं जी, ग्राफ पे आगे देखो क्या लिखा हुआ है? 6 महीने का इंटरेस्ट 30 अप्रैल को। बेटे 6 महीने का इंटरेस्ट 30 अप्रैल को, बताओ हमारे पास हाथ में फेस वैल्यू कितने की है? 4 लाख की। 4 लाख का 10% और 6/12 कितना है? 20,000। तो 20,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला जी। आइए बेटे अप्रैल, बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। बच्चा क्या करता है एग्जाम में, कभी कभी गलती करता है, यहीं पर ही 30 अप्रैल इसके बराबर में लिख देगा। बेटे कोशिश किया करो, जिसे बुक में प्रेजेंटेशन होती है ना, बड़ी प्यारी प्रेजेंटेशन होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट लाइन में डालो ना 30 अप्रैल। बाय बैंक 6 मंथ का इंटरेस्ट 20,000 इंटरेस्ट आ गया जी। अगली 1 अक्टूबर को सेल कर दिया जी 80,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स, ठीक है। 10% गवर्नमेंट लोन डिबेंचर हमने बेच दिए जी 75 के रेट में एक्स इंटरेस्ट। लो बेटा जी 1 अक्टूबर की कैलकुलेशन यहाँ पर है जी। इंटरेस्ट ये देखो एक्स इंटरेस्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट सेपरेटली मिलेगा। ये रहा जी 80,000 का 10% 5/12 हमारा आ गया। क्यों 5 महीने? क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर से 1 महीना पहले ही है।
इंटरेस्ट की डेट 31 अक्टूबर है और हम 1 अक्टूबर को डील कर रहे हैं, यानी 1 महीने के छोड़ के बाकी का इंटरेस्ट हम लोगों को मिलेगा जब हम बेच रहे हैं। तो बेटे कितना मिला 3,335। पहले मैं इंटरेस्ट की एंट्री कर दूं। आइए जी, बाय बैंक 3,334 हमने राउंड कर लिया। नेक्स्ट बाकी की कैलकुलेशन करो इसी डेट की। सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ जी 80,000 इंटू 75/100 60,000 तो हमारा सेल्स प्राइस है। अब तो एक बस एक चीज है, क्या कोस्ट मिल जाए और हमारा प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो कोस्ट की बात करते हैं जी। इस डेट पर कोस्ट का मतलब क्या हो बेटे, कुछ ना बोले तो एवरेज कोस्ट होता है। हाँ सर एवरेज कोस्ट का यहाँ पे तो एक ही डिबेंचर है, दो एक से ज्यादा है नहीं, तो बात तो सिंपल हो गई। तो 2,63,000 की कोस्ट का हिस्सा होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर। आइए फिर भी यहाँ चेक कर लेते हैं, एक ही तो डिबेंचर है तो इसी में से निकल करके वहां पर बिके। तो ये कोस्ट है 4 लाख की फेस वैल्यू के लिए, तो 80,000 के लिए कितना है? आइए जरा, 2,63,000 की कोस्ट है 4 लाख की फेस वैल्यू के लिए, तो 80,000 के लिए कितने हैं? इतनी प्रोपोर्शनेट कोस्ट हमने निकाल दी। तो डिफरेंस क्या हमारा? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने ज्यादा पर बेचा, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। बेटे इस बात की एंट्री करें। बाय बैंक, बैंक में कितने हैं? 60,000 और प्रॉफिट कितने का बुक हुआ? 7,333 का। लो बेटा कैसे बुकिंग करोगे? ये रहा जी, बाय बैंक 60,000 रुपए और इधर हमारा P&L क्रेडिट हो गया जी सेम डेट पर। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी जी? बस सर अब तो 6 महीने की एंट्री और फिर 31 मार्च। तो 6 महीने की एंट्री बताओ, यहाँ पर हमारे पास कितनी फेस वैल्यू हाथ में है? 4 लाख में से 80,000 चली गई, बच कितनी गई यहाँ पर? 3,20,000। तो 3,20,000 पर 10% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट आना है जी। ये रहा जी, 3,20,000 पर 10% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट 16,000। बेटे 16,000 का हमें इंटरेस्ट मिला। मैं थोड़ा सा फास्ट लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम एग्जाम के सोल्यूशन को डिस्कस करते हुए आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और सोल्यूशन मिल जाए। 16,000 रुपए, ठीक है, 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्या है बेटा? अब तो 31 मार्च है, यहाँ पे कोई मार्केट वैल्यू तो दे नहीं रखी कि हम बोले कि भाई कुछ ना बोले तो शॉर्ट टर्म विच लेस करें, बस कोस्ट निकालनी है। भाई 2,63,000 की कोस्ट 4 लाख की थी, उसमें से 80,000 चले गए, बचे कितने? बाकी कोस्ट यहाँ पर है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, फेस वैल्यू 4 लाख में से 80 गई, 3,20,000 की फेस वैल्यू बची है, तो 2,63,000 में से 52,667 की कोस्ट की, तो बाकी बची 2,10,667 की कोस्ट उसी की तो है। तो पहली बात तो बैलेंस शीट 2,67,000। हाँ अगर यहाँ पर मार्केट वैल्यू दी होती तो हम मानते शॉर्ट टर्म है और विच लेस है और कंपैरिजन करते। बेटा अब ये इंटरेस्ट की बात करते हैं। सर इंटरेस्ट कौन सा? देखो बेटा 31 अक्टूबर को इंटरेस्ट मिला, 31 मार्च तक का एक्रूड करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, नहीं सॉरी 6 महीने का। कितना? 6 नहीं, 1 मिनट, 5, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने का। आइए बेटा 5 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड करें। 3,20,000 की फेस वैल्यू 10%, 5/12 13,333। लो बेटा जी 13,333 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस एक्रूड इंटरेस्ट का भी आ गया और ये हमारा बैलेंस ब्रोक डाउन कर दिया। ये तो बात रही 10% गवर्नमेंट लोन की। आइए जरा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसको ग्राफ पे ले आए। ये रहा बेटे, परचेज किए थे 1 अप्रैल को इक्विटी शेयर्स कितने के? एक्स वाई लिमिटेड के। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 6,000। फेस वैल्यू बेटे यहाँ पे क्वेश्चन में 5 रुपए की, ध्यान रखना बच्चों से हो सकता है ये गलती हो गई, उन्होंने 10 रुपए के हिसाब से कर दिया। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू एग्जामिनर तुर्रम कर गया यहाँ पे बढ़िया वाली। कैसे? यहाँ पर फेस वैल्यू कितने की दे रखी है बेटा जी? चेक करो इक्विटी शेयर्स की, 5 रुपए की, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना था। और आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा और इसको हमने क्या किया, इसका हमने छोटा सा ग्राफ बना लिया। लो जी 5-5 रुपए वाली फेस वैल्यू वाले 6,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं बेटे, कितने में खरीदे? 1,26,000 में। क्वेश्चन में बता रखा है, इसकी एंट्री कर दे पहले। लो जी इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स 1 अप्रैल को टू बैंक 6,000 नंबर ऑफ शेयर्स और कितना? 1,26,000 हमारी कोस्ट है जी, प्रिंसिपल वाले कॉलम में आ गई। फिर ग्राफ में आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है जी? बोनस मिला जी 15 जनवरी को। 15 जनवरी को बोनस इशू किया, तो भाई हमारे पास में क्या फ्री में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े? हाँ 4:3 का था और लो जी यहाँ पर 8,000 शेयर्स हमें मिल गए। बेटे इसमें क्या होना है? कोस्ट तो बढ़ती नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम में बढ़ जाते हैं। लो जी तो कोस्ट तो हमारी 0 है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब अगली ट्रांजेक्शन हमारी क्या हुई बेटे? 1 मार्च को हमें डिविडेंड मिला 22%। किससे मिला? उस कंपनी से। एक बात यहाँ पर बड़ी प्यारी बात हुई, यहाँ पर एग्जाम ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट डाला कि देखें भाई बच्चे कॉन्सेप्चुअली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्या सर? बेटे यहाँ पर पहले बताओ हम कौन है? इन्वेस्टर। हमारा जो ईयर है वो कब से कब तक है? 1 अप्रैल 20 से लेकर के 31 मार्च 21 तक। लेकिन सामने वाली कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो कब से कब तक दे रही है? वो तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का दे रही है। 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 31 2021 का दे रही है। ध्यान से बेटा जी,
हाँ जी, तो हमें एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना होगा बेटा, यहाँ पे जो डिविडेंड है, ध्यान देने वाली बात है कि देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ध्यान से। ये बताओ हमने शेयर्स कब लिए थे? 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को। एग्जामिनर बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ गया कि सामने वाली कंपनी कैलेंडर ईयर के हिसाब से दे रही है डिविडेंड को, सामने वाली कंपनी कैलेंडर ईयर के हिसाब से दे रही है, यानी कि उसने दिया 2020 में जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का, 21 का नहीं सॉरी 2020 तक का। तो यानी कि जनवरी 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने तो हमारे लिए फ्री है, क्योंकि 3 महीने हमारे खरीदने से पहले की डेट के, जिसके लिए वो डिविडेंड बांट रही है। ये जो डिविडेंड बांटा जा रहा है अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का, वो हमारे लिए पोस्ट एक्विजिशन ही बनेगा, यानी कि यहाँ पर डिविडेंड को 2 पार्ट में तोड़ना होगा। आइए मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन कर रखी है कि 1 मार्च को जो डिविडेंड मिला, पहली बात तो ये देखो शेयर्स कितने हैं, 6000 शेयर्स है हमारे पास, बिल्कुल है जी, ठीक है जी 6000 है। इससे पहले कुछ रह गया क्या? हाँ सेल भी तो रह रही है अभी। एक काम करें, पहले फिर मैं आपकी सेल पूरी कर लेता हूँ। 6000 शेयर्स हम हमारे पास खरीदे हुए थे, है ना, और यहाँ पर बोनस इशू हुआ बीच में, हमें 8000 शेयर्स मिले। हाँ जी, तो 8000 शेयर इन्होंने कहा कि सारे सारे बोनस शेयर्स बेच दिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए। 8000 कितने में बेचे हमने? 10 रुपए के रेट, 80,000 में बिका। कोस्ट कितने की आई? 1,26,000 की कोस्ट। अब 6 और 8 14,000 के लिए मानेगी, उसमें से 8000 के हिस्से में कितने? 72,000, क्योंकि बेटे ऑन एन एवरेज कोस्ट हो जाएगी ना, क्योंकि वो कोस्ट जो हमारी यहाँ पर 1,26,000 की है, वो अब हमारी दोनों के लिए बन जाएगी, है ना। तो उसी के हिसाब से हमारी एवरेज कोस्ट कितनी गई बेटे? 72,000, और ये आगे हमारा प्रॉफिट। एक बार इसकी एंट्री कर लेते हैं, फिर डिविडेंड पाते हैं। बताना जरा कितने रुपए मिले? 80,000। नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर लिख दिया, अमाउंट में अमाउंट लिख दिया, और इधर आ गया हमारा प्रॉफिट। सेम डेट पर हमने बुक कर दिया 8,000 का प्रॉफिट। इस 8 और इस 8 में कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्रॉफिट की अमाउंट है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। आइए अब आगे बढ़ते हैं बेटे, देखिए जरा यहां पर हम बात करते हैं 1 मार्च को हमें डिविडेंड मिला, लेकिन कौन से वाले पीरियड के लिए मिला? ये हमें मिला बेटे, ध्यान से इसको एक ग्राफिकल वे में थोड़ा सा डाल दो आपको समझाने के पर्पज से। जी बताओ हमारा ईयर कहां से कहां तक है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का, और ये है बेटा 2021, और ये हमारा 2020, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। लेकिन सामने वाली जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो कहां से कहां तक दे रही है? वो दे रही है, मैं इसको डिफरेंट कलर के पेन से लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो। वो दे रही है जी जनवरी 1 2020 से लेकर के, जनवरी 1 2020 से लेकर के, जनवरी 1 2020 से लेकर के यहां तक। ये क्या है सर? दिसंबर 31 2020 तक के लिए। हमने शेयर्स कब खरीदे जी? हमने शेयर्स खरीदे थे 1 अप्रैल। बेटे खरीदने से पहले वाले पीरियड के लिए जो डिविडेंड मिला, या खरीदने से पहले वाले पीरियड वाले प्रॉफिट में से अगर कोई डिविडेंड बांटा, तब वो प्री एक्विजिशन होता है। या तो डिविडेंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द पीरियड प्री एक्विजिशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तब वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड बनता है। अब यहां पर क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, प्री वाले प्रॉफिट में से नहीं बांटा, लेकिन प्री एक्विजिशन वाले पीरियड के लिए बांटा। बेटे इस वाले पीरियड के लिए 3 मंथ्स आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमने शेयर्स खरीदे थे यहां पर, ये हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन है शेयर्स की। डिविडेंड तो 3 मंथ्स यहाँ के लिए बांटा, और 9 मंथ्स बेटे यहाँ के लिए बांटा कंपनी ने। तो ये वाला जो पीरियड का डिविडेंड है, ये हमारे लिए बेटे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बनेगा, और ये बनेगा हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। आइए मैं इस बात को बताता हूँ यहाँ पर हमने कैसे लिखना है। वर्किंग नोट में नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 6000 है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि 8000 आए थे, वो तभी बेच दिए थे हमने। अच्छा 6000 उनकी फेस वैल्यू कितनी है? ये गलती मत कर देना 10 से मल्टीप्लाई करने की। 6000 इंटू 5 30,000। इस पर 22% का डिविडेंड कितना बैठता है जी? 6600 रुपए। कितना? 6600 रुपए। ये कहां से कहां तक का है?
डिविडेंड इज फॉर द पीरियड जनवरी 1 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक का। जबकि हमने शेयर्स कब खरीदे 1 अप्रैल 2021 को, हेंस वी कैन से 3 मंथ्स का डिविडेंड है वो बिलोंग करता है प्री एक्विजिशन को, ठीक है ना, पूरे क्लैरिफाई करो इसे। अच्छा, तो जो बिलोंग्स टू प्री एक्विजिशन डिविडेंड है ना, प्री एक्विजिशन वाली इनकम, एंड 9 मंथ्स डिविडेंड है वो पोस्ट एक्विजिशन की हमारी इनकम है। ये प्री एक्विजिशन वाला रिकवरी माना जाता है इनकम नहीं। तो प्री वाला कितना है जी 3 मंथ्स का कितना बैठेगा टोटल 6600 में से 1650। जो पोस्ट वाला है ये 4950, ये हमारी इनकम बनेगी। तो ये हमारी रिकवरी ऑफ कॉस्ट है बेटे, ये हमारी कहाँ जाएगी प्रिंसिपल वाले कॉलम में, और 4950 कहाँ जाएगी इनकम वाले कॉलम में। आइए जरा एंट्री करते हैं, पोस्टिंग हमने की होगी जी, ये रही जी 4950 हमारी रेवेन्यू इनकम है और 1650 हमारी रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, क्या हमें ईयर एंड के लिए कोई बता रखा है यहाँ पे मार्केट वैल्यू? कुछ नहीं बता रखी जी, और कुछ नहीं बता रखा जी। इसका मतलब क्या है जी, वो शॉर्ट टर्म है, लेस तो करें पर मार्केट वैल्यू है ही नहीं, फेयर वैल्यू है ही नहीं, यानी कि कॉस्ट पर इवैल्यूएशन होगा और हमारी कॉस्ट की बैलेंस शीट फिगर निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, आपकी आने तो बताइएगी। लो जी 52,350, लो भाई लो भाई लो, 52,350 रुपए आपकी कॉस्ट आ गई है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट की। हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो दिखी जाएगी बच्चे की। एनीवेज, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। अब हम लोग चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3 पर। जल्दी से आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आपके सामने स्क्रीन पर 3A। बेटा ये ब्रांच का क्वेश्चन था, डेल्टा लिमिटेड जिसकी ब्रांच है कानपुर में, ठीक है ना, और इनवॉइस किया गया गुड्स कहां पर, हेड ऑफिस से ब्रांच को कोस्ट में 50% जोड़ करके। ब्रांच क्या करती है, साथ के साथ कैश हेड ऑफिस को भेज देती है और खर्चा चाहिए तो बेटा वहीं से मंगा लेती है, ठीक है ना। प्रिपेयर कीजिए नेसेसरी लेजर्स इन द बुक्स ऑफ डेल्टा लिमिटेड, हेड ऑफिस की बुक्स में बना रहे हैं अंडर द स्टॉक एंड डेटर। क्या हम इन द बुक्स ऑफ कानपुर ब्रांच बना रहे हैं? नहीं जी, हम बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ डेल्टा लिमिटेड हेड ऑफिस। तो बेटा स्टॉक एंड डेटर वर्ड से भी पता चल गया डिपेंडेंट ब्रांच है। और बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ, और नेसेसरी लेजर कह रहे हैं अपने हिसाब से डिसाइड करो। बेटे कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी क्वेश्चन में, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे स्टॉक दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। तो मैं एक काम करूं साथ साथ में कराता चलूं। यस सर, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें बेटे फॉर्मेट खींच देना है इसका, नेसेसरी लेजर्स का हेडिंग डालना चाहिए 3A, आंसर नंबर 3A, इन द बुक्स ऑफ डेल्टा हेड ऑफिस लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ डेल्टा लिमिटेड हेड ऑफिस अकाउंटिंग फॉर ब्रांच डिपेंडेंट बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड नेसेसरी लेजर्स। क्या सबसे पहले बेटे गुड्स एंड टू ब्रांच का लेजर, फिर ब्रांच स्टॉक का लेजर, है ना, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा जी हमारा ब्रांच डेटर का, फिर हमारा ब्रांच कैश, है ना, फिर हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट, और उसके बाद में हमारा ब्रांच P&L। बेटे यहाँ पर कोस्ट में लोडिंग कितनी है बेटे, कोस्ट में 50% जोड़ करके भेज रहे हैं, तो कोस्ट है हमारी, अगर अगर हमारी कोस्ट है कितने की 100 रुपए की, तो इनवॉइस प्राइस कितने का है बेटा, इनवॉइस प्राइस है हमारा 150 का। मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वाइड दिखाई दे। लो भाई लो, बच्चे लोगों, हम्म, आइए जी जरा देखना बेटे फटाफट से। लो जी ये हो गया। आइए अब क्वेश्चन में देखिए बेटे क्या कहा गया, एक एक चीज को पढ़िए और उसको फटाफट से मेरे साथ टिक लगाते। लो जी क्वेश्चन में हमें कहा गया था, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है जी। सबसे पहले हमें बताओ बेटे क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, और वो भी उसका भी क्या दे रखा है बेटा, इनवॉइस प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, इनवॉइस प्राइस। बताओ ये कहाँ का है, ब्रांच स्टॉक का ऑफ कोर्स। लो जी 31,200 रुपए हमारा ओपनिंग स्टॉक, इनवॉइस प्राइस। नेक्स्ट, फिर हमें क्या दे रखा है बेटा, जब ये हमारा इनवॉइस प्राइस हमें पता है ओपनिंग स्टॉक का, तो हम क्या साथ साथ में इसकी लोडिंग अलग कर लें। यस, ब्रांच एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसकी तुरंत स्टॉक रिजर्व अलग कर देंगे। ये रहा हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट, और 50/150 के हिसाब से हमारी लोडिंग आ गई जी, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आ गई जी 10,400। अगली बात करते हैं जी, और देखो बेटा जी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है और डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस। लो बेटा जी डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा जी, ऑफ कोर्स डेटर वाले अकाउंट में।
ये रहा जी ओपनिंग बैलेंस, प्लीज मेरे साथ साथ देखिए। आइए नेक्स्ट, फिर है जी हमारे यहाँ पे क्या, गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट। बेटे इनवॉइस्ड एट कॉस्ट लिखा है यहाँ पर, कितना 72,000 का, 72,000 का आपको लिख रखा है इनवॉइस एट कॉस्ट। बेटे पर क्या इनवॉइस किया जा रहा है कॉस्ट पे? ये तो ये कहा गया कि जो हमने गुड्स सेंड किया गया उसका आपको क्या बता रखा है, कॉस्ट प्राइस। क्या बता रखा है बेटा, कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस तो आप खुद निकालोगे ना, लो जी लो, 72,000 कॉस्ट है तो 50% लोडिंग है 36,000, यानी कि 1,08,000 रुपए का इनवॉइस प्राइस बना। ठीक है, और 1,08,000 का इनवॉइस प्राइस आपने क्या किया यहाँ पर बुक कर लिया जी, 1 2 3 एंड 4 की चारों एंट्री आप टिक कीजिए। और लोडिंग को कहां भेजेंगे बेटे, ब्रांच एडजस्टमेंट में। जल्दी से बेटे टिका टिक टिका टिक, ब्रांच एडजस्टमेंट 36,000। लो बेटा जी, ये आपने लोडिंग यहां पर बुक कर लीजिए। ओके, नाउ व्हाट, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए बेटा अगला पॉइंट क्वेश्चन ने क्या बोला। अगला पॉइंट हमें क्वेश्चन ने बोला है जी क्या, सेल्स, सेल्स के बारे में बता रहा है जी क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सेल्स जो ब्रांच में हुई है कैश वाली और क्रेडिट वाली, कैश वाली और क्रेडिट वाली। तो कैश वाली सेल कहां पे जाएगी जी, ऑफ कोर्स ब्रांच स्टॉक से ब्रांच कैश में, और क्रेडिट वाली ब्रांच डेटर में। आइए जी, चलिए जी, तो फटाफट से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ब्रांच कैश में लिखो टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक। और पता है ये साथ के साथ में ये कैश कहां भेजा जाता है, हेड ऑफिस, बाई कैश। हम हेड ऑफिस हैं ध्यान रखना, तो हमें इसलिए लिखेंगे बाई कैश। आइए जी, फिर इधर ब्रांच स्टॉक में भी तो करोगे ना, वहां तो सबसे पहले करनी चाहिए 20,000 बाई ब्रांच कैश। अब उधार सेल की एंट्री करो बेटे, 68,000 रुपए ये रहे ब्रांच डेटर। लो जी, अब कहां पे करोगे बेटे, ब्रांच डेटर में। लो बेटा 68,200 रुपए हमारे ब्रांच डेटर में भी आ गए। आगे चलो जी, चलते चलो जी, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा क्या, अगला पॉइंट क्या दे रखा बेटा क्वेश्चन में, देखो जरा, गुड्स रिटर्न बाय डेटर। बेटे बताओ डेटर से रिटर्न होगा तो कहां पे आएगा, डेटर से रिटर्न होकर स्टॉक में आ जाएगा, बिल्कुल जी। चलिए जी फटाफट से चेक कीजिए। लो बेटा डेटर से रिटर्न कराओ, लो जी 3,000 रुपए का ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। और बेटे दूसरी एंट्री कहां पे होगी, ऑफ कोर्स ब्रांच स्टॉक में, टू ब्रांच डेटर, टू ब्रांच डेटर। अब अगली सबसे मजेदार एंट्री है, इसको मैं रुक के कराता हूं, पहले मैं एक्सपेंसेस की बात कर। एक्सपेंसेस ब्रांच में कितने के हो गए बेटे, 13,400। ठीक है, तो बेटा आपको पता है ना कि जो भी कैश चाहिएगा वो हेड ऑफिस से मंगाया जाएगा और पे किया जाएगा, है ना। आइए जरा, तो एक्सपेंसेस जो हुए वहां पर ब्रांच में कितने के हुए, 13,400। तो एक्सपेंसेस करने के लिए कैश पहले मंगाया जाएगा और फिर वहां से एक्सपेंसेस किया जाएगा। ये बात हमारे क्वेश्चन में लिखी हुई है। कई बच्चे सीधा सीधा ऐसे कर रहे हो तो बेटा दिक्कत आएगी, देखो प्रेजेंटेशन तो मैटर करती है बहुत ज्यादा। आइए जी नेक्स्ट, इसके बाद जो अगली बात हमें बता रखी है क्वेश्चन में, वो क्या बता रखी है जी, सरप्लस को रोक रखा है हमने, ध्यान में। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बेटे डिस्काउंट जो अलाउ की गई डेटर्स को कितने की गई। आइए जरा डेटर्स के अकाउंट में चलते हैं। 700 रुपए की डिस्काउंट यहाँ पे आ गई जी, बिल्कुल आ गई सर। और ये हमने कहाँ पे पोस्ट की, बोलो डिस्काउंट कहाँ पोस्ट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये रहा जी हमारा ब्रांच P&L, और ये हमने यहाँ पर पोस्ट भी कर दी। अब अगली बात करते हैं बेटा जी, क्या सर, लो बेटा जी अब अगली बात क्या सर, अगला पॉइंट देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि डेटर्स को डिस्काउंट के बाद में क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है जी डेटर का 14,300। लो भाई डेटर्स में क्लोजिंग बैलेंस लिख लो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स ये रहा जी हमारा 14,300। नेक्स्ट, अब आते हैं जी, बस एक ही पॉइंट बचा हुआ है हमारे उसमें, और वो है हमारा सरप्लस का। सरप्लस इन स्टॉक, सरप्लस इन स्टॉक क्या, इनवॉइस प्राइस। पहली बात सरप्लस का मतलब क्या होता है सर, सरप्लस का मतलब होता है बचत। बेटा याद है सरप्लस किसका अपोजिट है, शॉर्टेज का। शॉर्टेज को हम कैसे डील करते हैं, एबनॉर्मल लॉस की तरह, शुरू से बढ़ते आ रहे हैं, कुछ ना बोले तो एबनॉर्मल लॉस। और यहाँ पर जब सरप्लस की बात आएगी तो उसका जस्ट अपोजिट करना था। इस क्वेश्चन में सबसे खास बात यही थी,
और यहीं पे गेम खेल गया एग्जाम में। बेटा ये सरप्लस है मतलब कि एब्नॉर्मल गेन है। जब हमारी शॉर्टेज आती है तो इनवॉइस प्राइस पे आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। और जब हमारा गेन आ रहा है वो भी हमारा इनवॉइस प्राइस पे आ रहा है 600 रुपए का। बिल्कुल वैसे डील करेंगे जैसे कि हम लोग एब्नॉर्मल लॉस के केस में क्या करते थे बताओ सर? उसमें ना लोडिंग को हम भेज देते थे ब्रांच एडजस्टमेंट में, और जो कॉस्ट है हम उसको भेज देते थे सर ब्रांच पीएनएल में। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे सरप्लस में? जस्ट अपोजिट। क्या? सरप्लस इन स्टॉक बेटे इनवॉइस प्राइस बता रखा है, ठीक है? तो 600 की जो सरप्लस है मतलब एब्नॉर्मल गेन है, ठीक है? वो कहां भेजेंगे हम लोग? बिल्कुल उसी तरह से। ये क्वेश्चन का जो ये पॉइंट है, ये बेटा बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने डाला है। आइए जी, कैसे करेंगे सर? बताओ सर। लो जी, पहले तो यहां पे लिखो सरप्लस, सरप्लस। अगर खाली सरप्लस लिखा होता तो मैं मान लेता कि सेल्स अबव इनवॉइस प्राइस है, लेकिन जो सरप्लस लिखा हुआ है और उसके साथ इनवॉइस प्राइस वर्ड दे रखा है। ओ, तो इसके दो पार्ट करो, है ना? एक लोडिंग और एक कॉस्ट पार्ट। तो लोडिंग पार्ट है वो कितना है? 50/150, 200। जो कॉस्ट पार्ट है वो कितना? 400। 400 को कहां भेजेंगे? ब्रांच पीएनएल। और 200 को कहां भेजेंगे बेटे? ब्रांच एडजस्टमेंट। आइए बेटा जी भेजिए फटाफट से। लो जी, यूनिक पॉइंट है ये। 200 और ब्रांच एडजस्टमेंट में आ गया, और ब्रांच पीएनएल में कितना आ गया बेटा? 400। ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं बेटे। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं रहा, बस सीधा सीधा आप निपटाना है जी काम को और बना देना है जी। फटाफट से करो बेटे। 1 2 3। आइए जी बेटा, बस यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी हमें बनानी है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है जी? ये बैलेंस शीट फिगर आ रही है, देखो 54,600। इस 54,600 पर हमारी स्टॉक रिजर्व निकलेगी जी। लो जी, ये रहा हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट। और ब्रांच एडजस्टमेंट में 54,600 पर हमारी आएगी 50/150 के हिसाब से 18,200 की स्टॉक रिजर्व। आप देखिए बाकी सब चीजें आपकी टिक है, ठीक है? कैश में तो कुछ भी बचना नहीं है, क्योंकि जब जरूरत होती है तो मंगा लेते हैं हेड ऑफिस से, और जब ऐसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं? भेज देंगे। ये रहा कैश, तो नीचे है कैश, कोई बैलेंस नहीं बचेगा जी। हाँ, डेटर्स में बैलेंस की फिगर आ रही है, इधर बैलेंस की फिगर आ रही है कैश जो कलेक्शन हुआ। ये पहले ब्रांच कैश में आएगा कैश, और फिर तुरंत के तुरंत हम लोग हेड ऑफिस को भेज देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। लो जी, ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या हुआ बेटे? बैलेंस फिगर आ गई। ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया 28,400 का, और ये 28,400 का हमारा ग्रोस प्रॉफिट हम कहाँ भेजेंगे? पीएनएल में। लो बेटा जी, 28,400 हमने यहाँ भेज दिया, और यहाँ पर से बाकी का हमारा बैलेंस फिगर हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। उम्मीद है आपको ये बातें पूरी तरह क्लियर आ रही है, क्लियर है? चलिए जी, तो ये था हमारा ब्रांच का क्वेश्चन। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 3 का ही हमारा है अब बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। भाई एनालिसिस करेंगे तो अच्छे से करेंगे ना। आइए जरा, यहाँ पे हमें क्या बनाना है? प्रिपेयर करना है कि डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट और कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। बेटे ये स्टडी मैट का एज इट इज छपा छपाया क्वेश्चन है, और चलिए जी करते हैं इसे आगे। शुरू हो जाइए जी। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन, बेटा देखो सारी चीजें दे रखी है। इस क्वेश्चन में जो मतलब आप समझ लो कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिस्कस करने लायक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एज वी नो कि हम लोग एक सॉल्यूशन के लिए मिले हैं। ये रहा बेटा हमारा डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट। ये लीजिए डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी बेटा, देखो ओपनिंग स्टॉक कितने का है? ओपनिंग स्टॉक 1,40,000 और 1,08,000। ओपनिंग स्टॉक 1,40,000 और 1,08,000। इधर परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, आईडीटी हमारा। इधर सेल्स हमारी 5,70,000, 4,74,000। बेटा परचेज गुड ट्रांसफर एक्स टू वाई, वाई टू एक्स, फिनिश गुड्स ट्रांसफर, क्लोजिंग स्टॉक हमारा, और ये रहा जी हमारा इधर। ठीक है, आइए जी कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में हमें स्टॉक रिजर्व बनानी होती है। आइए जी, तो कैसे कैसे होगा और जीपी कैसे होगा? लीजिए ये आ गया जी। तब पहले एक बार कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट भी देख लीजिए आप लोग, सॉल्यूशन में मैच कीजिए। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सेल्स 10,04,000 दोनों की जुड़ गई बेटे, बस आईडीटी हट जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक दोनों का लिखा गया। ठीक है, आइए जी ये हमारा जीपी स्टॉक रिजर्व कैसे आई, आइए अब निकालते हैं। बेटा सबसे पहली बात है यहाँ पर क्या
जीपी रेशो, डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई का हमें जीपी रेशो निकालना है, दोनों की नेट सेल है ना। इसमें फिनिश गुड्स वाली तो आएगी, लेकिन परचेज गुड्स जो ट्रांसफर करते हैं ना वो पोस्ट पे करते हैं, तो वो वाली सेल नहीं आएगी। कितने का जीपी आया? 1,54,000, परसेंटेज कितनी बैठी? 20%। ऐसे ही इधर, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टॉक रिजर्व, बेटे जो स्टॉक है क्लोजिंग वाला फिनिश गुड्स, उसके अंदर 15% आईटीटी रेशो है हमारा, उसी पर ही जीपी निकलेगा, ठीक है, इस पर जीपी निकलेगा। ठीक है जी, बस ध्यान ये रखना है कि 15% तो ठीक है, आईटीटी रेशो के हिसाब से हमारा इसका ये स्टॉक आ गया, लेकिन ध्यान रखना एक्स वाले पर जो जीपी, एक मिनट स्क्रीन ब्लॉक हो गई क्या? हाँ, एक्स वाला जो ये स्टॉक आया उस पर किसका रेशो लगना है? सेंडर, कौन? वाई वाला, तो यानी 23x ऊपर 15%। जो वाई वाला स्टॉक आया 18,000 का, उस पर किसका लगना है? एक्स वाला 20%, 3600। तो दोनों को जोड़ दोगे तो 7065 आपकी टोटल स्टॉक रिजर्व आ जाएगी। और ये स्टॉक रिजर्व हमारी आ गई जी यहाँ पर कंसोलिडेटेड में, और ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट आइए जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। मजे की बात है क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके भाई ग्रेस आना चाहिए बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है उसमें ऑलरेडी सरप्लस था वहां पर बैलेंस, तो कैश रिक्वायर्ड जो है था ही नहीं वहां पर जिसके लिए शेयर्स इशू किए जाए। अगर शेयर्स इशू के लिए क्वेश्चन बोल रहा है तो यानी कि शेयर्स इशू करना है, लेकिन शेयर्स इशू के लिए कोई भी वहां पर सरप्लस, मतलब वहां पर कैश की रिक्वायरमेंट आई नहीं रही है। तो भाई इस क्वेश्चन में तो बच्चों के मजे आने चाहिए, उनको पक्का ग्रेस मिलेगा जी, मेरे ऐसी ओपिनियन है। बाकी देखो इंस्टीट्यूट है, हो सकता है मतलब कोई एनालिसिस मुझसे भी छूट गया हो, पर मेरे हिसाब से तो भाई इसमें मैंने हर बार देख लिया, जब सरप्लस कैश आ रहा है तो बेटा जी यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही है कि आपको रिडम्पशन करना है नए शेयर्स में से, और नए शेयर्स में से करने का मतलब है नए शेयर्स आ नहीं रहे, तो यानी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे बढ़ नहीं रहा। सफिशिएंट भले ही हो, लेकिन बेटे शेयर्स तो करने हैं, शेयर्स आएंगे उसके बाद में बाकी का देखा जाना था। एनीवेज आइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ग्रेस के लिए आएगा जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, मजा आता है क्वेश्चन, अगर उसमें थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट ना होता ना, गलती नहीं होती। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे गलत है क्वेश्चन, उसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पीक लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई। बेटे देखो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना, सारी चीज आपके सामने है, मैं सीधा सोल्यूशन बताऊं? आइए जरा क्या बनाना है बताओ, मैं हमें यहाँ पे ट्रांसफर कितना होगा कैपिटलिज्म में, हमें ये निकालना है, यानी कि प्रॉफिट और प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन निकालना है जी, ठीक है, प्री पोस्ट का स्टेटमेंट बनाना है जी, और ये बताना है कितना हमारा कैपिटलिज्म में जाएगा। तो जब प्री पोस्ट का हल्ला हो जाएगा तो फिर तो कैपिटलिज्म अपने आप आ जाएगा। आइए जरा, तो मैं लेके चलता हूँ जी आपको इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले क्वेश्चन ने हमसे मांगा क्या है? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन प्री एंड पोस्ट। तो हम पहले बेटा हमेशा प्रेजेंटेशन में फ्रंट पे वो देंगे जो क्वेश्चन एग्जामिनर मांग रहा है। प्री ये क्या है? पार्टिकुलर बेसिस रेशियो टोटल प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स ग्रोस प्रॉफिट एज इट इज, जैसे क्वेश्चन में डाटा दे रखा पहले हमने वो नोट कर लिया, ठीक है जी, कर लिया। अब इसके बाद में होना क्या है जी? अब इसके बाद में होना क्या है? हमने सबसे पहले क्या किया? सेल्स लिख ली, सेल्स को उसके रेशो में बांट दिया पहले। अच्छा हाँ, वर्किंग नोट, फिर हमारा वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट में सबसे पहले हमने देखा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है जी? 1 जुलाई। 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का टाइम हमारा 3 मंथ्स का है। 1 जुलाई से आगे का हमारा है 9 मंथ्स का। ये हमारा प्री है, ये हमारा पोस्ट है, इस बात का ये हमारा टाइम रेशियो है। क्वेश्चन में एक डाटा दे रखा है कि सेल्स जो शुरू में दे रखी है उससे क्या शुरू के 6 महीने तक तो जो सेल दे रखी है वो हाफ है एज कंपेयर टू ऑन एन एवरेज सेल जो हमारी लास्ट वाले उसमें है। यानी कि अगर यहाँ पर A111111 है तो यहाँ पर इससे पहले पहले 0.5 है। आप इसको एक्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं, एक्स 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 0.5x, तो बेटे तो आपका रेशियो क्या है? 1:5 का। ये हमारा सेल्स रेशियो आ गया। बिल्डिंग के रेंट के लिए हमें क्वेश्चन में खास बात थी, इसका रेंट जो है यहाँ से बढ़ रहा है, 2500 अक्टूबर से बढ़ रहा है, 2500 करके हमारा अक्टूबर से ऑनवर्ड बढ़ रहा है। इससे पहले 2-2000 था। शुरू के 3 महीने में 6000, यहाँ पे नेक्स्ट 3 महीने में 6000, ठीक है ना। 25 का 150, बाद में बेटे 15000 और 6000 कितना होगा? 21000। तो प्री में आएगा 6 और पोस्ट में आएगा जी 21000, ठीक है। आइए जरा, ये हमारा था, फटाफट से डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सेल्स कमीशन सेल्स के रेशो में 1:5 में, प्री में 5,
पोस्ट में 25। डिस्काउंट अलाउड बेटे सेल्स वालों को दी जाती है, तो सेल्स का रेशियो 1:5, 2500 1500। कैरीज आउटवर्ड 1:5, 45,000 है सेल्स के रेशियो में। आउटवर्ड मतलब सेल्स 7500, 37,500। फ्री सैंपल सेल्स, ठीक है ना। आफ्टर सेल्स सर्विस भी सेल्स। डायरेक्टर फीस तो बेटे ऑफकोर्स पोस्ट में आएगी। ऑडिट फीस बेटे स्टेचुरी, ठीक है ना, स्टेचुरी हमने मानी हुई है ना। नेक क्योंकि ऑडिट और टैक्स ऑडिट फीस बाद में दे रखी है। ये किसके ऊपर होती है बताओ? टैक्स ऑडिट किस बेस पे होता है? टर्नओवर के बेस पे, इसलिए यहाँ पर टर्नओवर के बेस पर इसको बांटा जाता है। आइए जी नेक्स्ट, सैलरी टू स्टाफ, ऑफ कोर्स टाइम। फॉर्मेशन एक्सपेंस से बेटे प्रीमियम एक्सपेंस को जो राइट ऑफ किया जाता है एस 26 कहता है हमारा, वो आपको हालांकि सेकंड ग्रुप में देखने को मिलता है। चलिए जी, रेंट ऑफिस बिल्डिंग हमने अभी वर्किंग नोट बनाया। जनरल एक्सपेंस टाइम बेसिस पर। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, बेटे कुछ नहीं बोले तो हमें इस बात को लिख भी देना चाहिए कि भैया ये एज्यूम कर रहे हैं कंपनी में दिए, मतलब पोस्ट में है। अच्छा, जनरल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बेटे ऑफ कोर्स टाइम बेसिस पर, है ना। तो बेटा ये आप जब कैलकुलेशन करोगे तो इसके बाद में क्या आएगा हमारा? प्री वाले में आ गया हमारा 45,500 का कैपिटल रिजर्व, और 2,500 हमारा पोस्ट में क्या गया? लॉस आ गया। एनीवेज नेक्स्ट, अब है हमारा, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3A, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5A। जी मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आता हूँ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5B। लो जी क्वेश्चन नंबर 5B क्या कहता है जी बेटे? ये हमारा क्वेश्चन हायर परचेज का था, लेकिन हायर परचेज में, हायर परचेज के चैप्टर में इन्होंने हायर परचेज ना पूछ करके हायर वेंडर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट कुछ भी नहीं पूछा, इन्होंने पूछा मशीनरी अकाउंट। और ऑफ कोर्स बेटा यहाँ पर जो है ना, एक छोटी सी गलती बच्चों से हो गई होगी अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। क्या कहीं उन्होंने डाउन पेमेंट तो नहीं मान लिया पहली इंस्टॉलमेंट जो जा रही है? क्या मतलब भाई, ये 25,000 के 4 पेमेंट है, और ये हर ईयर के एंड पे बोल रहे हैं, हर ईयर के एंड पे पेमेंट होना है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी बच्चे ने गलती से इसको पहले वाली इंस्टॉलमेंट को डाउन पेमेंट बना दिया? प्लीज, पहले वाली इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट नहीं है। आप चाहो तो ये कंफर्म कर लो बेटे, साफ साफ लिखा हुआ तो है कि हर ईयर के एंड में, हर ईयर के एंड में पेमेंट करना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है बेटा, ठीक है। तो कोई भी इसमें सबसे पहली बात बेटे डाउन पेमेंट नहीं है। मैं किसी भी रेस्पेक्टेड सर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जल्दबाजी में थोड़ा सा क्या हुआ, एक दो जगह पर ऐसा हुआ है कि काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी ना इस तरह की गलती हो गई है सर से जल्दबाजी में पढ़ने में। तो प्लीज आप फोकस कीजिए इधर कि ये चीजें जो है ना इधर ध्यान देने की है। क्या पहले मैं आपको टेबल दिखा दूं? टेबल दिखा देता हूँ, ये रही आपके सामने टेबल। बेटा कोई भी डाउन पेमेंट यहाँ पर नहीं है। लो जी, कैलकुलेशन बनाए, वर्किंग नोट। सर एग्जाम में कैसे करना है मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ जो एग्जाम में करना है। सबसे पहले आपसे जो मांगा है वो आपको फॉर्मेट में देना है। ये रहा जी हमारा इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड मशीनरी अकाउंट, ये रहा ईयर 1 2 3 4। बेटा फोर्थ ईयर की तो बात ही नहीं गई, थर्ड ईयर में बात नहीं बट गई क्योंकि यहीं पे रिपोजिशन हो गया। फुल रिपोजिशन का क्वेश्चन है बेटा। पहले तो फोर्थ ईयर इंस्टॉलमेंट कितने की? 25,000 की। उसमें कितने रुपए का इंटरेस्ट है? 25/125। पहले तो हमने जी इंटरेस्ट निकाल दिया। क्या किया? इंटरेस्ट निकाल लिया। मैं फुल स्क्रीन पे दिखाऊं? मैं आपको फुल स्क्रीन पे कॉपी दिखा देता हूँ। लो जी, पहले तो जी हमने क्या किया? इंटरेस्ट निकाल लिया। 25,000 इंटू 25/125, 5,000 का इंटरेस्ट आया। फिर हमारा क्या हुआ? इसके अंदर प्रिंसिपल पार्ट कितना है? 20,000। तो थर्ड ईयर का जो थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 25,000 प्लस पिछले वाले का प्रिंसिपल पार्ट जोड़ दिया हमने। 45,000 इंटू 25/125 कितना है बेटा? 9,000। अगर 25,000 के अंदर यहाँ पर 9,000 इंटरेस्ट था तो प्रिंसिपल कितना? 16,000। 16,000 में, ठीक है ना, 16,000 और 20,000 और ये वाला 25,000 तीनों को जोड़ा इंटू 25/125 आ गया 12,200। तो 25,000 के अंदर 12,200 ये है तो 12,800 प्रिंसिपल है। इस 12,800 16,000 और 20,000 में नेक्स्ट वाला 25 जोड़ा गया इंटू 25/125, यहाँ का इंटरेस्ट आ गया बेटा जी। और प्रिंसिपल पार्ट कितना है? ये। नाउ व्हाट, अगर मैं सारे प्रिंसिपल जोड़ दूं तो हमारा कैश प्राइस आ जाता है। इसी बात को जब हमें टेबल में लेके चलना होगा तो कैसे बनाएंगे? 59,040, कोई डाउन पेमेंट नहीं है। पहली इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल ये, इंटरेस्ट ये पहली इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट, और ये तीसरी बेटा आपने लिख लिया होगा। हमारा कैश प्राइस कितने का है? 59,040। हमारी जो असेट्स बुक होगी वो किस पे होगी? फुल कैश प्राइस पे 59,040। तो आइए जरा मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट ये रहा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर पी लिमिटेड। और इसके अंदर बेटे डेप्रिसिएशन 20% डब्ल्यूडीवी के रेट से पहले साल का लग गया, फिर बेटे दूसरे साल का लग गया। तीसरे साल का जब आपने डेप्रिसिएशन लगा लिया उसके बाद रिपोजिशन हुआ। अब क्योंकि फुल रिपोजिशन है तो जो भी हमारी एसेट्स का बैलेंस है, सॉरी हायर वेंडर का जो बैलेंस है हमारा, वो यहाँ ट्रांसफर होता है।
अब इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में हायर वेंडर अकाउंट। इजी बेटा जी, मैंने आपके लिए ये हायर वेंडर अकाउंट भी बना दिया है। सर एग्जाम में हमें बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। करना जरा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, पहले साल का एंड का, टू बैंक, पहले इंस्टॉलमेंट, टू बैलेंस शीट। नेक्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट बुक किया टू बैंक, सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट तो बुक हुआ लेकिन बेटा पेमेंट नहीं हुआ, और वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, सीधा सीधा मशीनरी अकाउंट। यानी कि एक तरह से हायर वेंडर के अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है, 35,240। बेटे 35,240 एक तरह से सेल्स प्राइस नहीं हो गया फिक्स एसेट्स का। और मशीनरी की बुक वैल्यू कितने की है जरा देखना, थर्ड ईयर में अगर मैं थर्ड ईयर का डेप्शन घटाऊं तो बुक वैल्यू कितनी की है, 30,211, क्योंकि 37,786 और 7,557। सर कैसे, देखो जरा अकाउंट चेक करो। 37,786 थर्ड ईयर की बुक वैल्यू थी ओपनिंग वाली, यस। थर्ड ईयर का अगर मैं डेप्शन घटाऊं 7,557, तो कितने रुपए की बुक वैल्यू बच जाएगी, सर ये बुक वैल्यू बच जाएगी 30,211 की बेटा। तो 30,211 की असेट्स एक तरह से बिक गई कितने की, 35,240। तो बेटा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ कंपनी इसको, परचेजर को? बिल्कुल हुआ सर। तो इसको कैसे बुक करेंगे, वहां पर हायर वेंडर अकाउंट ट्रांसफर कर दिया गया मशीनरी अकाउंट में फुल रिपोजिशन के केस में, और ये आ गया हमारा प्रॉफिट। ये था जी जो हमें 5B में करना था। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आइए जी, अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। एज यूजुअल हमेशा की तरह सब क्वेश्चन बड़े आसान थे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं जी, पूछो। देखो बेटा इसमें क्या लिखा है, कहता है सिर्फ 4 के आंसर दे दो, लेकिन मैं आपको सबका सोल्यूशन बताऊंगा। हो सकता है ना बच्चों की अलग अलग चॉइस रहती है, कोई कोई अल्टरनेटिव सेलेक्ट करके आएगा, कोई दूसरा अल्टरनेटिव। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या कहता है, पहले इसकी रिक्वायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ अफोर्सेड ईच ट्रांजैक्शन ऑन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगली रिक्वायरमेंट, इन द फॉर्म ऑफ असेट्स माइनस लायबिलिटी। यानी बेटा इक्वेशन है, बचपन बीत गया, जवानी चली जा रही है, बुढ़ापा आने को है। इस बात को पढ़ते पढ़ते फाउंडेशन वाले बच्चे पढ़ते हैं इनको, असेट्स माइनस मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी वाली ट्रांजैक्शन, उस फॉर्म में इसको बताना है। मैं आपको सीधा सॉल्यूशन दिखाऊं, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही रखा होगा, तो हर ट्रांजैक्शन का हमें इफेक्ट दिखाना था। आइए जी क्वेश्चन नंबर 6A, हाउ टू प्रेजेंट। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा हमें ऐसे प्रेजेंट करना था। ये रहा देखो बेटा आपके सामने सॉल्यूशन। जब डिविडेंड रिसीव हुआ, पहले तो देखो ओपनिंग वाले, देखो बैलेंस 10 लाख की असेट्स है, 4 लाख की लायबिलिटी है, इक्विटी कितनी है, 6 लाख की। जब डिविडेंड रिसीव हो तो क्या एंट्री होती है बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, और सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, और डिविडेंड कहां पे जाएगा, पीएनएल में। उससे हमारा क्या इफेक्ट होगा, इक्विटी। तो एक तो बेटे इनकम से हमारी इक्विटी बढ़ जाएगी, और दूसरा क्या होगा, असेट्स बढ़ेगी। तो दोनों जगह पे हमारे 20-20 हजार बढ़ गए, तो हमारे कितना बैलेंस हो गया, इसका 10,20,000, इसका 6,20,000। ये इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर क्या हो बेटे, क्रेडिटर्स जो 70,000 के थे, हमने कितना में पेमेंट कर दिया, 50,000। प्रॉफिट कितने का है बेटा, 20,000 का। तो प्रॉफिट तो हमारी इनकम में आना है, इक्विटी बढ़ेगा। हमारी लायबिलिटी कितने की कम हुई, बुक्स में से 50,000, सॉरी 70,000 की। और बेटे कैश कितना देना पड़ा, 50,000। तो असेट्स तो हमारी 50,000 से कम हुई, लायबिलिटी हमारी 70,000 से कम हुई, और हमारा प्रॉफिट बढ़ गया 640, 2,70,000 माइनस 3,30,000, 6,40,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री का इफेक्ट सोचो जरा कहां कहां पड़ता है। सैलरी एक्सपेंस है हमारा, तो उससे हमारा क्या होगा बेटे, प्रॉफिट घटेगा, इक्विटी घटेगी। लेकिन लायबिलिटी के रूप में आया, कैश नहीं, असेट्स नहीं घटी, भाई पेड थोड़ा है, आउटस्टैंडिंग है, हमारी लायबिलिटी बढ़ी। ड्रॉइंग ऑफ कैश, बेटे असेट्स भी गई और हमारा ड्रॉइंग से हमारी कैपिटल भी घटी। आइए जी, तो ये था हमारा 6A। नेक्स्ट जल्दी जल्दी करते हैं हम, 6B पे आते हैं जी। लो सर 6B दिखाओ सर, क्या पूछा है इसमें, पहले तो ये देखो, मजेदार लज्जतदार, कहता है कि बताओ जी रिम्यूनरेशन बताओ मैक्सिमम। और कमाल की बात, ये जो है देखो यहाँ पे स्टडी मैट का एज इट इज छपा छपाया क्वेश्चन है, बस फिगर अलग है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है जी, ठीक है। और क्या है जी यहाँ पर, और लॉस है जी, सॉरी वन होल टाइम डायरेक्टर है। लो जी कैसे निकलेगा जी, मैं आपको सीधा सॉल्यूशन दिखा दूं। आइए जरा, पढ़ तो आपने ले ही रहा। लो बेटा जी इसका सॉल्यूशन ये रहा 6B। बेटा ऐसे केस में क्या होता है, इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे देते हैं ना, बिल्कुल जी। लो जी इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा आपके सामने, आपने इन्वेस्टमेंट भी घटा दिया, इफेक्टिव कैपिटल है और ये रेंज में है, तो सबसे क्या होगा यहाँ पे 60 लाख पर एनम की आएगी रेम्युनरेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम। नेक्स्ट 6C पे आते हैं जी। बेटे 6C तो थ्योरी है,
मेजरमेंट और उसका एलिमेंट बताने हैं। मैं तो लिखने चला था, मैंने कहा चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, बच्चों से बोलेंगे प्लीज आप ना उसमें से देख लेना। किसमें से? अपने स्टडी मेट में से। तो मैं दिखाऊं खोल के? यस सर, दिखाओ सर। कहाँ गया? ये रहा। फ्रेमवर्क में लास्ट में दे रखा है, फ्रेमवर्क में एकदम लास्ट में दे रखा है। कहाँ है भाई, कहाँ है? अरे तो उधर ही तो था। रुको रुको रुको, सही था ये, एक मिनट, स्क्रीन शिफ्ट करना, ये रहा जी। तो यहाँ पे कहाँ है सर? बेटे सबसे लास्ट में समझ लो, ये समझ लो, यहाँ पर 1 2 3, ये रहा बेटे। ये एज इट इज छपा छपाया है, यहीं से आपको बताना था एलिमेंट्स को, कौन कौन से एलिमेंट हैं जी। ठीक है, एज इट इज। नेक्स्ट, नाउ व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इसको दो, आप वहीं से देख लोगे। मैं चल रहा हूं अब आगे। कहा ये तो हमारा सी था, अब ये हमारा है डी। बेटे डिबेंचर होल्डर्स का, डिबेंचर होल्डर्स में से कितने ने कन्वर्जन के लिए एक्सेप्ट किया, कितने का कन्वर्जन हुआ। और ध्यान रखना रिडम्पशन किस पे है बेटा? प्रीमियम पे। तो अमाउंट जो है वो प्रीमियम के हिसाब से निकलनी है। बच्चों से अगर गलती हुई, तो वो प्रीमियम की अमाउंट में हो सकती है। वैसे तो आसान क्वेश्चन था, स्टडी मैट का एज इट इज क्वेश्चन है। देखो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, पहले तो प्रेजेंटेशन कैसे को, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड, यही तो निकालने थे, शेयर से तो निकालने थे, एंट्री थोड़ा ना करनी थी। तो आइए जरा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं जी? 25,000। डिबेंचर होल्डर ऐसे कितने हैं जी जो ओपनिंग कर रहे हैं, कि हम रिडम्पशन करते हैं कन्वर्जन के द्वारा? बेटे 5,000, यानी कि बाकी के लोग ऑप्ट कर रहे हैं ना, कितना? 20,000। तो जो ऑप्ट करेंगे, देखो ध्यान से, जो ऑप्ट कर रहे हैं उनको कितना? 20%। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो कन्वर्ट किए जाएंगे, ध्यान से कैसे, इक्विटी शेयर्स में 4,000। आइए जी, अब 4,000 का हिसाब किताब लगाओगे तो उनका रिडम्पशन कैसे करोगे? 105% प्रीमियम के हिसाब से ना, 4,20,000। 4,20,000 का आप लगाओगे हिसाब किताब, बेटे उनको 10 वाला शेयर कितने पे दिया जा रहा है? 20-20 रुपए के हिसाब से। तो 20 रुपए से डिवाइड करोगे तो इक्विटी शेयर कितने आएंगे? 21,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें तो कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन वाला पॉइंट भी नहीं है। नेक्स्ट आगे हमारा लास्ट, आज के डिस्कशन का लास्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 6E। बेटे सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी। आइए मैं सीधा सीधा लेके चलता हूँ इसके सॉल्यूशन पे। लीजिए जी, यहाँ पर क्वेश्चन है, हमसे 3 चीजें पूछी। एक तो भाई क्रेडिट सेल बताइए, दूसरा में टोटल सेल्स बताइए, फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट, ये तीनों चीजें बताइए। तो हमने तीनों के हेडिंग डाल दी। जरा एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। क्वेश्चन ने क्या कहा? कैलकुलेट, क्या? कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स सबसे पहली बात, फिर टोटल सेल्स, फिर ग्रॉस प्रॉफिट। जरा देखना क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई कंपनी ने सेल किया 20% ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, और क्या कहा, बाकी का जो है उनका वो किस बेसिस पर है बेटा? बाकी का जो है वो किस, एंड दियर बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि कैश सेल्स कितनी है? 20%। पर हमें कहीं क्वेश्चन में कैश सेल्स अवेलेबल नहीं है, हमारे को अवेलेबल है क्या? क्रेडिट सेल्स। सब क्रेडिट सेल भी कहाँ अवेलेबल है? हिंट मिला है, आइए जरा हिंट को यूज करें। कैसे सर? क्वेश्चन ने कहा कि भाई जो डेटर्स है ना आपके, डेटर्स, हाँ जी, वो डेटर्स हैं कितने? 1.5 महीने की सेल के बराबर है, और वो अमाउंट कितनी है? 1,50,000। तो अगर 1.5 महीने की सेल के बराबर में डेटर हमें पता है, तो क्या हम 12 महीने के नहीं अवेलेबल कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं जी। लेकिन 12 महीने के जो डेटर है, मतलब 12 महीने की जो क्रेडिट सेल आएगी, वो क्या होगी? टोटल सेल्स का 80% होगी, क्योंकि 20% तो कैश सेल्स होती है। आइए मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर सोल्यूशन कैसे करेंगे? कैश सेल्स, सॉरी क्रेडिट सेल्स। भाई क्लोजिंग डेटर है 1.5 मंथ, क्रेडिट सेल के बराबर है 1,50,000। टोटल क्रेडिट सेल कितनी होगी? 1,50,000 इंटू 12 बटे 1.5 महीना, यानी कि 12 लाख। सबसे पहले तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर जो उसने पूछा था, कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट कीजिए? क्रेडिट सेल। ठीक है, अब टोटल सेल्स की बात होती है। लो जी बेटा जी, जब टोटल सेल्स की बात आएगी बेटा जी, तो क्या हमारे से पूछ रहा है? टोटल सेल्स में हमें क्या देना है बताओ उसको। लो जी, ये है क्रेडिट सेल 80% टोटल सेल्स का। तो भाई टोटल सेल्स कितनी होगी? इंटू 100/80, कितना हो गया जी? 15 लाख। लो भाई हो गया कमाल। ग्रोस प्रॉफिट की बात करते हैं।
ग्रोस प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए हमें? टोटल सेल्स, बेटे वो तो हमारे पास में है 15 लाख, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगी कैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है। क्या टेक्निकल पॉइंट है सर? भाई हमें इतना पता है, हमें क्वेश्चन ने जो डाटा दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है, आइए जरा क्वेश्चन हमें क्या क्या डाटा दे रखा है। क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि भाई एक तो तुम्हारे पास में परचेज अवेलेबल है, और तुम्हारे पास में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या, कि ऑन एन एवरेज 60,000 का स्टॉक रहता है, और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस बता रखा है 10,000 का। कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10,000 कम है एज कम्पेयर टू ओपनिंग। बेटे एवरेज स्टॉक कैसे आता है? ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, और जो ओपनिंग स्टॉक में से घटा दे 10,000 तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे हाथ लगता है। डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं 35,000 के, बहुत सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पे एक एक ही छोटी सी टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। मान लिया ओपनिंग स्टॉक x है, हमें ओपनिंग स्टॉक नहीं पता है, तो क्लोजिंग स्टॉक x माइनस 10,000, और एवरेज स्टॉक कितना आ गया 60,000। आइए जी आपके सामने मैं सोल्यूशन लेके आता हूँ। लो मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, देखिए जरा बेटा। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ये रहा, एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ओपनिंग स्टॉक हमने मान लिया x, तो बेटे क्लोजिंग स्टॉक x माइनस 10,000, और हमें दे रखा है क्वेश्चन है एवरेज स्टॉक 60,000, जो कैसे आता है बेटा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर मैं देखूं x प्लस x माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60,000, तो मैं कह सकता हूं x प्लस x माइनस 10,000 इज इक्वल टू, ये दो को उधर ले गए, 60,000 इंटू 2 कितना हो गया? 1,20,000। नेक्स्ट व्हाट भाई 2x हो गए, 10,000 को उधर ले जाएंगे 1,30,000, तो x की वैल्यू आ गई 65,000। अगर 65,000 हमारा x है मतलब ओपनिंग स्टॉक है, तो इस 65 में से हम घटा देंगे अगर क्या 10,000, तो कितना आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक? 55,000। बेटे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे हाथ तक गई, तो हमारा ये ग्रोस प्रॉफिट भी हमने एग्जामिनर को बता दिया। ठीक है कि नहीं? पक्का? लो जी, तो ये था बेटे हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मतलब एग्जाम के जो पेपर इस बार आया है उसका सॉल्यूशन। मे बी क्लैरिकल है बेटे, तो कहीं हो सकता है क्लैरिकल मिस्टेक हुई हो, तो मैं उसके लिए एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ। वैसे तो शायद ही नहीं हुई होगी, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने सॉल्यूशन जो आपके माइंड में होगा कि आपने जो दिया होगा एग्जाम में, उससे कितना आपको कंपैरिजन मिला कि हाँ भाई सर हमारे को यहाँ पे ये चीजें मैच हो गई। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मुझे जरूर बताएं, मैं इसका फीडबैक आपसे चाहूंगा।